चलिए दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आइए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को हम आगे बढ़ाते हैं। और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर हमें दो बातें और सीखनी है। अभी हमें सीखना है आज की क्लास के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की क्या विशेषताएं है। अब सबसे पहला अगर कैरेक्टरिस्टिक्स आप देखेंगे तो पहले कैरेक्टरिस्टिक्स में लिखा है बियरर और ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। अब पहला है कि नेगोशिएबल सर बियरर हो सकता है और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है। मतलब आप पहले बताइए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। तीन चीज एक्ट में, तीन डॉक्यूमेंट को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट माना गया है। एक प्रोमिसरी नोट, एक बिल ऑफ एक्सचेंज और एक चेक। तो ये तीन जो डॉक्यूमेंट है, तीन जो इंस्ट्रूमेंट है, यही हमारे एक्ट के अनुसार नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। इसके अलावा और भी बहुत सारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वो एक्ट ने कंसिडर नहीं करा, पर वो एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। क्योंकि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन में हमने देखा था कि कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो ट्रांसफरेबल होता है उसको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है, एज पर सेक्शन 13, है ना। तो यहां पर हमारा ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बहुत सारे हो सकते हैं, पर इस एक्ट के अंदर तीन ही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कवर करे गए हैं, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। आइए, तो अब हम पढ़ रहे हैं कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट चाहे प्रोमिसरी नोट हो, चाहे बिल ऑफ एक्सचेंज हो, चेक हो, तो इनमें क्या विशेषताएं होती है इनकी। तो एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर पहला अगर पॉइंट पढ़े तो आता है बियरर और ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। अब ये एक बियरर भी हो सकता है, एक ऑर्डर। मैं इधर इंस्ट्रूमेंट जो ले रहा हूं वो ले रहा हूं चेक। मैं आपको चेक के पॉइंट से समझाने की कोशिश करता हूं एग्जाम्पल में चेक के एग्जाम्पल रखकर आप समझाता हूं कि एक बियरर चेक इंस्ट्रूमेंट मैंने यहां ले सकता हूं बिल ऑफ एक्सचेंज। तो एक बियरर बिल ऑफ एक्सचेंज, एक ऑर्डर बिल ऑफ एक्सचेंज हो सकता है। प्रोमिसरी नोट ले सकता हूं इंस्ट्रूमेंट की जगह पर, एक बियरर प्रोमिसरी नोट, एक ऑर्डर प्रोमिसरी नोट है। पर अभी के लिए मैं आपको एग्जांपल ले रहा हूं चेक का, जिसमें हम बात करेंगे बियरर इंस्ट्रूमेंट हमारा है चेक। तो बियरर चेक और ऑर्डर चेक क्या होता है, समझ में आया? है वो इंस्ट्रूमेंट ही, चेक इज एन इंस्ट्रूमेंट। चेक क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है। तो बच्चा के एग्जाम्पल है उस इंस्ट्रूमेंट का, हम पढ़ यही रहे हैं बियरर और ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। इधर इंस्ट्रूमेंट के लिए एग्जाम्पल मैंने चेक ले लिया। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपके लिए दो चेक निकालता हूं। अब दिख रहा है क्लियर, है ना। एक चेक आपके सामने दिख रहा है, एक और चेक निकालते हैं। और एक ही चेक ये था। आपके पास दो चेक है। एक चेक मैंने एचडीएफसी बैंक का ले लिया है और एक चेक मैंने एसबीआई बैंक का ले लिया है, ठीक है ना। अब दोनों ही चेक के अंदर डिफरेंस आपको क्या देखने को मिलता है। सबसे पहले चेक के बारे में कुछ बेसिक बातें बताता हूं। चेक के अंदर आप जब डेट डालते हो, कुछ बेसिक बातें सुन लो चेक के बारे में। चेक के अंदर जब आप डेट डालते हो, मान लो आपने आज की डेट डाली ना, तो आज की डेट से 3 महीने तक चेक वैलिड रहता है। कितने महीने तक? 3 महीने तक। मान लो अगर आप 1 जनवरी डाल रहे हो ना, चेक की डेट 1 जनवरी, तो जनवरी का महीना पूरा, आज की डेट पर आपने चेक इशू करा, 3 महीने तक आप बैंक से पैसा निकाल सकते हो। 3 महीने बाद वो चेक खराब हो जाएगा। तो आज अगर आज की डेट डालते हो चेक के अंदर, तो चेक 3 महीने तक वैलिड रहता है। पहली बात तो सबसे पहले यहां पर हमें डेट डालनी होती है। चेक के बारे में सुन लो, यहां पर हमें डेट डालनी होती है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं है, क्योंकि कभी बैंक गए नहीं होंगे। हो सकता है बहुत सारे गए होंगे, चेक डिपॉजिट कराया होगा, तो चेक कभी फ्यूचर में आप डिपॉजिट कराओगे तो सुन लो क्या क्या करना होता है। यहां पर आज डालनी होती है डेट, ठीक है नहीं, कि जिससे को दे रहे हो। पे का मतलब होता है कि आप, अब पे दो तरीके से होते हैं, या तो आप किसी पर्सन को पे कर रहे हो या आप खुद पैसा निकालना चाह रहे हो। आपके बैंक अकाउंट है मान लो एचडीएफसी बैंक में, और आप चाह रहे हो कि आप खुद पैसा निकालो। आप चाह रहे हो कि आप खुद पैसा निकालना चाह रहे हो। आपका बैंक कहां पर है? एचडीएफसी बैंक है आपका, और आप खुद पैसा निकालना चाहते हो, ठीक है। तो खुद पैसे निकालने के लिए क्या फिल करना होता है? मान लो आज 1 जनवरी डाल दिया मैंने, फॉर एग्जांपल 1 जनवरी को मैंने डाल दिया कि 1 जनवरी की डेट है, और पे किसको कर रहा हूं? क्योंकि मैं खुद निकाल रहा हूं, क्योंकि मुझे खुद पैसा चाहिए अपने बैंक से, है ना। एक बड़ा अमाउंट निकाल लो, मान लो आप अपने बैंक से 1 लाख रुपए निकाल रहे हो, तो 1 लाख रुपए के लिए आपको विड्रॉल स्लिप नहीं भरते, वो चेक से लेते हैं 1 लाख रुपए। तो यहाँ पे लिखा होगा सेल्फ लिखना होगा। पहले तो चेक भरना सीखो, बेसिक बातें सीखो। यहाँ आपने लिखा सेल्फ। सेल्फ मतलब मैं मुझे खुद पैसा चाहिए।
सेल्फ लिखने के बाद यहां पर आपको अमाउंट लिखना होगा 1,00,000 रुपए। ये आपका 1,00,000 रुपए हो गया। और यहां पर वर्ड में लिखा होगा 1,00,000 रुपीज। 1,00,000 रुपीज ओनली। 1,00,000 रुपीज ओनली, ये हो गया। यहां पर आपका अकाउंट नंबर अगर खाली दे रखा है तो आप अपना अकाउंट नंबर लिखेंगे 0624। ये आपका अकाउंट नंबर अगर कुछ भी डाल दिया और यहां पर आप लास्ट में यहां पर कर देंगे साइन। आपने साइन कर दी। तो इस तरीके से आपने ये बनाया सेल्फ चेक। अब ये सेल्फ चेक क्या है? आपने ये सेल्फ चेक भरा, आपका अकाउंट है एचडीएफसी बैंक में, आप ये चेक लेके जा रहे हैं और आपने ये भरा सेल्फ चेक। तो आप कैश काउंटर पे जाओगे, वहां पर ये चेक दोगे और चेक देकर आप पैसा सीधा सीधा ले लोगे। ठीक है जी, ये समझ में आ गया। एक दूसरा चेक होता है। दूसरा चेक क्या होता है? मान लो आप अपने दोस्त को पे करना चाहते हो चेक, सेम 1 जनवरी आपकी डेट है, 01/01/2023 मान लेते हैं। ठीक है, 1,00,000 रुपए आपको पे कर रहे हैं अपने दोस्त को। आपने अपने दोस्त का नाम लिख दिया टू, यहां लिख देना फ्रेंड नेम, जो भी फ्रेंड का नाम है उसका नाम लिख देना। आपने अपने दोस्त को पे करना है, फ्रेंड का नेम लिख देना। ये एरो मत डालना, बस दिख रहा हूं कि फ्रेंड का नाम आएगा सिर्फ। यहां लिखेंगे 1,00,000 रुपीज। यहां पर आपका अकाउंट नंबर आ जाएगा। ये आपका नंबर हो गया 011064359256, कुछ भी लिख दो और यहां पर आप साइन कर देंगे। ये आपने चेक पे कर दिया साइन। ठीक है जी, इस तरीके से आपने चेक भरा। अब यहां पर क्या होगा? फ्रेंड का नाम डाल देता हूं फॉर कोई एग्जांपल, फ्रेंड का कोई नाम डाल देते हैं, सोहन। आपने सोहन को चेक दिया, तो अब क्या होगा? सोहन को आपने चेक दिया, ये चेक आपका है, आपने सोहन को दिया और सोहन से कहा जा तू बैंक से पैसा निकाल। सोहन एसबीआई बैंक में जाएगा, एसबीआई बैंक में जमा कराएगा और चेक सोहन को वहां पर पैसा ले लेगा। सोहन वहां पर क्या कर लेगा? पैसा ले लेगा। सोहन जाएगा, कहेगा भैया मुझे पैसे दे दो। वो कहेगा भैया आपको पैसा कैश में चाहिए अकाउंट में चाहिए? अगर उसको चाहिए कैश तो कैश सीधा सीधा ले लेगा सोहन, और अगर अकाउंट में बोलेगा तो अकाउंट में भी मिल जाएगा। उसको अकाउंट नंबर लिखना होगा चेक के पीछे, बैक साइड में अकाउंट नंबर लिखना होगा। 2 चेक है। पहले चेक में क्या होता है? अगर मैंने आपको पहले चेक के बारे में बताया तो पहला चेक में क्या है कि अगर आपको खुद पैसा निकालना है तो सेल्फ लिखकर लिखेंगे, अगर आपको किसी को पे करना है तो उसका नाम लिखेंगे। फर्क समझ में आया? अगर मुझे खुद पैसा निकालना है बैंक से तो मैं सेल्फ लिखकर बैंक में जाऊंगा और ऐसे चेक भरना है जैसे सामने मैंने भरा है। चेक में जाऊंगा, चेक दूंगा, वो कहेगा अच्छा आपको चाहिए, सेल्फ मुझे चाहिए, मेरे अकाउंट में से पैसा मुझे ही चाहिए कैश में। अगर आपको किसी को पे करना है तो उसका नाम लिखेंगे। ठीक है, अब दोनों में विशेषताएं समझो। अगर आप ध्यान सुनेंगे तो एक चेक में यहां पर लिखा है ऑर्डर, देख रहे हो आप? मैंने तो नहीं लिखा, ये एसबीआई का चेक है, साफ साफ दिख रहा है, मेरा तो नहीं है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ओरिजिनल चेक है। और एक में लिखा है बियरर, ये भी मैंने नहीं लिखा। मैं आपको प्रैक्टिकली समझा रहा हूं। ये चेक में एक में लिखा है ऑर्डर और एक में लिखा है बियर। इसमें लिखा है बियरर चेक, इसमें लिखा है ऑर्डर, देख रहे हो? अब इन दोनों का मतलब है, यही तुम्हारा चैप्टर कॉन्सेप्ट का नाम ही है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट एंड बियरर इंस्ट्रूमेंट। इसलिए मैंने चेक का एग्जांपल लिया आपके लिए कि आप समझ पाए। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले बियरर की। आप सुबह सुबह उठे, आपने कहा कि यार मुझे अपने अकाउंट से 1,00,000 रुपए निकालने हैं। आप अपने चेक बुक निकाली एचडीएफसी बैंक की, आपने बिल फाड़ा और फाड़ के उसमें लिखा सेल्फ 1,00,000 रुपीज, 1,00,000 डाला, डेट डाल दी, क्योंकि आज जो डेट डालोगे वहां से 3 महीने तक वैलिड रहेगा। मैं कह रहा 2023 लिखा और 1 जनवरी 2023 से जनवरी फरवरी मार्च तक रहेगा, ये मार्च तक वैलिड रहेगा। ठीक है, आज की डेट डालोगे 3 महीने तक बैंक से पैसा निकाल सकते हैं, 3 महीने बाद खराब हो जाएगा। 1 जनवरी को आपने डेट डाल दी, सेल्फ लिख दिया, 1,00,000 रुपीज उन्हें लिख दिया, 1,00,000 रुपए लिख दिया, अकाउंट नंबर है, साइन कर दिए अपने। ये चेक लेकर आप घर से निकले, आपने जेब में रखा हुआ है। ठीक है, घर से निकल रहे थे, बाइक में जा रहे थे और जेब में से वो चेक गिर गया, गिरने के बाद जब आप बैंक में पहुंचे और बैंक में जेब में हाथ डाला तो देखा चेक ही नहीं है। अब वो चेक मुझे मिल गया। आप जाकर, मैं आपको देख ही रहा था, आपकी चेक से चेक गिरने वाला है, आपकी जेब से चेक गिरने वाला है, और वो मुझे मिल गया। आपकी जैसी जेब में गिरा, आप चले गए, मैं आया, चेक उठाया, ठीक है, नियर बाई एचडीएफसी बैंक घूमा और मैंने वो चेक दिया बैंक में कि भैया मुझे चेक दे, पैसा दे दो, मुझे पैसा दे दो। बैंक वाला चेक पकड़ेगा और मुझे वो पैसा दे दे। सही में क्या? हाँ, सही में, इसलिए
क्योंकि सही में इसलिए क्योंकि जिसके पास वो चेक होगा वो उसका मालिक होगा, ऐसा कहता है बियरर। क्या कहता है बियरर? जिसके पास चेक होगा वही उसका मालिक होगा। चेक भले ही आपका था, आपको मुझे गिरा हुआ मिल गया, वो मैंने पे रख लिया, अब चेक किसके पास है? मेरे पास। तो जिसके पास चेक का पोजीशन होगा, जिसके पास वो इंस्ट्रूमेंट का पोजीशन होगा, वही उस इंस्ट्रूमेंट का ऑनर होगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ बियरर। दिस इज द मीनिंग ऑफ बियर। मतलब आप जब सेल्फ चेक लेकर बैंक में जाओ तो भैया घर से सेल्फ चेक मत लिखो, क्योंकि ये एक बहुत रिस्क चेक है। मान लो भी गिर जाए ना तो आपके अकाउंट से पैसे खाली हो सकते हैं। जिसको मिल गया वो निकाल लेगा, पक्का निकाल लेगा वो पैसे, और बैंक वाला पूछेगा भी नहीं उससे कुछ कि आपका अकाउंट है जी ना। सेल्फ चेक का मतलब क्या होता है? बियरर का मतलब क्या होता है? इधर बियरर लिखने का मतलब समझो, इधर बियरर लिखने का मतलब है कि बैंक को एक आदेश मिला हुआ है चेक के थ्रू कि भैया जो ये चेक लेकर आएगा पैसा उसको दे देना, आप वही उस चेक का मालिक है, आपको कुछ पूछने की जरूरत नहीं, पैसा दे दो चुपचाप। ठीक है जी, पैसे दे दो चुपचाप। तो ये है बियरर का मतलब। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बियरर? बियर। तो जब भी आप सेल्फ चेक मतलब खुद आप अपने अकाउंट से पैसा निकालने जाओगे ना, कभी भी मैं सेल्फ चेक अपने अकाउंट से पैसा निकालने जाता हूं तो पहले मैं बैंक में जाता हूं चेकबुक लेकर खाली, क्योंकि खाली चेकबुक का कुछ भी नहीं कर सकता कोई। बैंक में जाऊंगा, कैश काउंटर में जाकर वहीं भरूंगा, क्योंकि वहीं के हैंड टू हैंड दे दूंगा, गिरने की दिक्कत ही नहीं। सेफ, अगर आप सेफ चाहते हो तो ये भाई घर से सेल्फ चेक लेके क्यों आ रहे हो? पर कभी कभी ऐसा होता है कि चेक देने वाला कोई और है। मान लो मैं आपको चेक दे रहा हूं, मैंने कहा ऐसा करो तुम जाकर बैंक से पैसा निकालो, निकाल लोगे? तुम जाके बैंक से पैसा निकाल लोगे। मैंने कहा कि भाई चेक मुझे देना है, मैंने 1 लाख रुपए देने हैं, किसी और को देने 1 लाख रुपए। तो मैंने कहा ठीक है भाई ऐसा करते हैं, तुझे कैश चाहिए ना, ये लो सेल्फ चेक कर लेकर, मैंने तुम्हें दे दिया। मैंने कहा जैसा करो तुम निकाल लो बैंक से, वो निकाल लेगा बैंक से। जिसके पास चेक का पोजीशन है वही उस चेक का मालिक है। दिस इज द मीनिंग ऑफ बियरर। दिस इज द मीनिंग ऑफ बियरर। जबकि अगर मैं इस वाले में आ जाऊं जहां पर जिस चेक में लिखा होता है ऑर्डर, कभी कभी क्या होता है हमारे पास, देखो 2 टाइप के चेक होते हैं, बैंक ना अपने अपने तरीके से इशू करता है। माँ आप अपनी चेकबुक खोलिए, आपके घर में चेकबुक हो गया, उस चेकबुक में देखना या तो बियरर होगा या ऑर्डर होगा। चेक करो, कहीं खोलो बैंक में जाकर, मतलब अभी घर पे जाकर चेक करो, अभी चेक करिए, आपके पास एक चेकबुक होगी घर पे, कोई भी, मम्मी की, पापा की, कोई भी देखो, और उसमें देखो एक ही वर्ड लिखा होगा, या तो बियरर लिखा होगा या ऑर्डर। अगर आपको बियरर लिखा है तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको ऑर्डर बनाना है तो उसको यहां पर काट कर ऑर्डर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपका ऑर्डर लिखा हुआ है, ऑर्डर लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो ऑर्डर लिखा और आपको बियर बनाना है तो यहां काटकर बियर कर दो, कोई दिक्कत नहीं। इतना आप कटिंग कर सकते हैं चेक में, और कुछ नहीं कर सकते। चेक में कटिंग नहीं हो सकते अगर आपने ओवर राइटिंग कर ली, जैसे कि मैंने कहा ऐसे लिख देना डी, ऐसे 2 बार डाल देना, चेक कैंसिल, बेकार चेक हो गया वो। मतलब आप डबल राइटिंग नहीं कर सकते। आप कभी कभी कहते ना छूट जाता, फिर आप ऐसे करने लगे आते, दोबारा डबल राइटिंग करते, चेक कैंसिल हो जाएगा। एक बार लिख दिया तो लिख दिया, डबल राइटिंग पे चेक कैंसिल हो जाएगा। आप अपने घर पे चेक देखिए, आपके पास में कुछ ना कुछ लिखा होगा, ठीक है ना। तो चेक की नॉलेज लेना बहुत जरूरी है, आपको आगे जाकर जरूर काम आएगी। तो अगर आपको बियर, बियर मतलब समझ में आ गया ना, बड़ी द मीनिंग ऑफ बियर। बियर का मतलब है जिसके पास चेक होगा वही उसका मालिक है, बैंक ये समझेगा और बैंक उसको पैसे दे देगा बिना कुछ पूछे। ठीक है सर, यहां क्लियर हो गया। अच्छा, अब ऑर्डर का मतलब क्या होता है? ऑर्डर का मतलब ये होता है कि जो चेक इशू करने वाला है वो बैंक को दे रहा है ऑर्डर, और बैंक को ऑर्डर देकर ये कह रहा है कि भैया पैसा जो दोगे ना उसी को देना जिस पे चेक का, जिस पर्सन पे जिसका नाम चेक में लिखा होगा। मतलब ऑर्डर का मतलब क्या हुआ? ऑर्डर का मतलब ये हुआ कि हम जो चेक इशू करने वाले हैं वो बैंक को ऑर्डर दे रहे हैं कि भाई जिसके पास ये चेक होगा उसको पैसे मत देना। भाई मेरे पास आप एक चेक लेकर निकला, सोहन निकलेगा, भाई आप सोहन है मान लो, किसी ने आपको एक चेक दिया, ठीक है, और चेक में लिखा था ऑर्डर, ना कि बियरर। क्या लिखा था? ऑर्डर। अब ऑर्डर लिखा था, आप बाइक से जा रहे थे, आप सोहन हो, आप बैंक से पैसे निकाल, चेक गिर गया, मुझे मिल गया वो चेक। अब मैं बैंक में जाऊंगा, मैं कहूंगा भैया चेक का पैसे दो, मैं ही सोहन हूं, मैं ही सोहन हूं, चेक का पैसे दो। बैंक नहीं देगा पैसे। क्यों नहीं देगा पैसे? क्योंकि बैंक सबसे पहले मेरी आईडी चेक करेगा, मेरे पास आईडी होगी नहीं सोहन की। ठीक है सर, कोई बात नहीं। बैंक ये मानता है ऑर्डर का मतलब जिसके पास चेक है वो उसका मालिक नहीं है,
चेक कोई भी लेकर आए, हम पैसा सोहन को ही देंगे। अगर बैंक सोहन, सामने वाला पर्सन आईडी दिखाता है सोहन नाम की, है ना, सोहन का पूरा नाम होगा, उसकी आईडी दिखाएगा, तभी हम उसको पैसा देंगे, तभी हम पैसा देंगे। मतलब ऑर्डर का मतलब यह है कि हम बैंक को ऑर्डर दे रहे हैं कि जिसका नाम चेक में होगा पैसा उसी को देकर दिया जाए, किसी और एरा गैरे को पैसा मत देना। जब बैंक में ये चेक लेकर कोई आएगा तो सोहन नाम लिखा है ना चेक में, तो उस पर्सन से उसकी आईडी लेना और चेक करना आधार कार्ड को, सोहन ही है ना, अगर सोहन है तभी पैसे देना। ये होता है ऑर्डर का मतलब। ऑर्डर का मतलब ये नहीं है कि भैया जिसके पास चेक है वो ही उसका मालिक है ना, चेक किसी के पास भी हो पैसा सोहन को ही मिलेगा। पर ऐसा भी तो हो सकता है जिसको वो, मान लो आप सोहन हो, आप चेक लेंगे निकले, आपका चेक गिर गया, और एक जिसको मिला उसका नाम ही सोहन और उसके आधार कार्ड भी सोहन था, वो निकाल लेगा पैसा, वो पैसा निकाल लेगा सर, वो पैसा निकाल। ऐसे भी तो हो सकता है सोहन बहुत सारे नाम के हो, ऐसे भी तो सकता। इससे एक वो हो सकता है कि आप जब भी किसी का नाम लिखते हो फर्स्ट नहीं पूरा नाम लिखो, आधार कार्ड पे पूरा नाम है ना वो लिखो, तो फिर रेयर केस हो जाता है। पर मान लो ऐसा कोई रेयर केस क्या हो गया, ऐसा कोई केस हो गया जिसके अंदर वही नाम का निकल गया, अगर लिखा सोहन राजपूत तो सोहन राजपूत दूसरा मिल गया कोई, तो पैसे निकाल लेगा भैया, आईडी दिखाएगा अपनी, पैसे निकाल लेगा। तो ये चेक भी थोड़ा पर मुश्किल है, पर उससे तो सेफ है, इससे तो सेफ है, इससे तो कहीं सेफ है। भाई ये चेक किसको मिल गया, सेल्फ चेक, और लिखा हो बियरर, तो बियरर का मतलब क्या होता है, जिसके पास चेक वही उसका मालिक, ऐसा समझेगा बैंक। पर ऑर्डर का मतलब क्या होता है, ऑर्डर का मतलब होता है जिसके पास चेक वो उसका मालिक नहीं, सोहन है उस चेक का मालिक, क्योंकि सोहन को ही देंगे पैसा। ऑर्डर का मतलब है कि बैंक को चेक की तरफ से ऑर्डर आया है, चेक देकर, चेक में ऑर्डर लिखा है ना, इसका मतलब क्या है, बैंक को ऑर्डर दिया जा रहा है चेक इशू करने वाले के, अकाउंट होल्डर के थ्रू जिन्हें चेक इशू करा, कि भैया पैसा तो सोहन को ही देना, किसी को मत देना, उसकी आईडी चेक करना पैसे देते टाइम। ठीक है जी। पर इसमें क्या होगा, इसको कोई भी चेक, इसको ये चेक कोई भी बैंक में किसी का चेक था, कोई भी किसी को किसी भी नाम का पर्सन इसको लेके जा रहा है बैंक में, पैसा मिल जाएगा उसको, बट यहां पर पैसा उसी को मिलेगा जो सोहन नाम का है। समझ में आया। तो ऑर्डर और इंस्ट्रूमेंट, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट और बियरर इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या हुआ, बियरर में किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम नहीं होता, सेल्फ लिखा जाता है। ठीक है जी। जिसके पास वो उस इंस्ट्रूमेंट का पोजीशन होगा वही उसका मालिक होगा, ऐसा माना जाता है बियरर के अंदर। जबकि ऑर्डर के अंदर ये नहीं माना जाता, ऑर्डर में होता है कि हां जिसका नाम उस इंस्ट्रूमेंट में होगा पैसा भी उसी को दिया जाए, किसी और पर्सन को पैसा ना दिया। पैसा देते टाइम आप आईडी चेक करना। ठीक है। बियरर और ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज पेबल टू द बियरर। अगर कहीं पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, चेक, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज में से कोई भी, अगर उसमें वर्ड बियरर लिखा हुआ है तो क्या मानते हुए चलेंगे कि भाई जिस पर्सन को पैसा देना है ना, वो पर्सन ये मानते हुए चलेगा जिसके पास ये पैसा बीआर होगा, जिसके पास ये प्रॉमिसरी नोट होगा, जिसके पास ये चेक होगा, मैं उसको पैसा दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने अकाउंटिंग में बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर तो पढ़ा ही होगा, तो वहां पर क्या होता है, एक सेलर और एक बायर होता है, जिसमें सेलर के पास बीआर होता है और बायर के पास बीपी होता है। अब बीआर जिसके पास होगा, मान लो उस बीआर, जो बीआर है बिल ऑफ एक्सचेंज में, जो बीआर है ना बिल रिसीवेबल, उसमें बियरर वर्ड लिखा हुआ है, और मेरा वो बीआर खो गया, किसी और को मिल गया, तो उस पर्सन को पैसा मिल जाएगा, क्योंकि उसमें वर्ड लिखा है बियरर। बियरर का मतलब क्या होता है, जिसके पास वो इंस्ट्रूमेंट है वही उसका मालिक है, लिख लो कहीं पर हेडिंग में। बियरर का मतलब होता है जिसके पास वो इंस्ट्रूमेंट है वही उसका मालिक है और उसी को पैसा मिल जाएगा, वो क्लेम कर सकता है पैसा। जबकि ऑर्डर का मतलब क्या होता है, ऑर्डर का मतलब होता है जिसके पास चेक है वो मालिक नहीं होगा, जिसका नाम उस इंस्ट्रूमेंट में है वो मालिक होगा। ऑर्डर का मतलब उसी को पैसा मिलेगा। ठीक है जी। A negotiable instrument is said to be payable or order when it expressed to be so payable express, ये इसकी डेफिनेशन इग्नोर कर दीजिए। डेफिनेशन कभी भी आपको नहीं पूछेगा, कभी भी आपको नहीं पूछेगा, और पूछता भी है तो अपनी लैंग्वेज में लिख कर आ जाइए। ये डेफिनेशन थोड़ी मुश्किल है, ये थोड़ी मुश्किल डेफिनेशन है। यहां पर क्या कहता है कि हम ब्लैंक होता है चेक, और उसमें किसी को भी हम पैसा दे सकते हैं और किसी को भी आगे ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे मुझे सेल्फ चेक मिला कहीं पर चोरी से और मैंने वो किसी को दे दिया, भाई ज्यादा पैसा निकाल, वो निकाल लेगा। उसने किसी और को दे दिया, मैंने आपको ट्रांसफर करा, आपने किसी और को ट्रांसफर करा, उसने किसी और को करा, वो भी बैंक से पैसा निकाल लेगा। किसी को भी आप ट्रांसफर कर लो सर, वो बैंक से पैसा निकाल लेगा। जबकि इस वाले में किसी को भी ट्रांसफर कर लो, पैसा कौन निकाल सकता है, सिर्फ सोहन निकाल सकता है। इधर ट्रांसफरेबिलिटी रिस्ट्रिक्शन कर दी
इधर क्या कर दिया, ट्रांसफरेबिलिटी रिस्ट्रिक्शन कर दी, पैसे तो सोहन ही निकालेगा, चाहे आप किसी को भी ट्रस्ट चेक दे दो। हाँ, अगर वो सोहन के हाथ लग गया, अगर घूमता फिरता वो सोहन के हाथ लग गया, सोहन क्या कर रहा है, मैं ही तो सोहन हूं, आईडी दिखा के दिखा दूंगा, वो निकाल लेगा पैसा। तो सर ये तो चेक तो बहुत रिक्स वाला खेल है। पर आगे जाके चेक को और रिस्क से रिकवर करा गया। मैं चेक का जब क्वेश्चन कॉन्सेप्ट आएगा ना, चेक का कॉन्सेप्ट आएगा, वहां पर समझाऊंगा बहुत सारे टाइप्स के चेक है जिसको आप स्ट्रांग बना सकते हैं। चेक को आप क्या कर सकते हैं, स्ट्रांग बना सकते हैं। अब एक एग्जांपल दे देता हूं, जैसे कि क्या है, ये वाला एग्जांपल है, ये वाला एग्जांपल देखो जिसमें ऑर्डर लिखा है, चेक का पैसा किसको मिलेगा, सिर्फ सोहन को मिलेगा। अब मान लो सोहन, आप भी सोहन हो, मैं भी सोहन, चाहे ये चेक आपका था, मैं भी सोहन हूं, आपका चेक गिर गया, मेरे को मिल गया, मैं सोहन हूं, बैंक में जाऊंगा, सोहन की आईडी दिखाऊंगा, सोहन ही लिखा हुआ चेक के अंदर, बस और कुछ नहीं, सोहन तो मेरा नाम भी है। बैंक में जाऊंगा, सोहन की आईडी दिखाऊंगा, और आईडी दिखाने के बाद वो चेक का पैसा दो ऑप्शन में ले सकता हूं, या तो मैं अपने अकाउंट में ले लूं या मैं अपने कैश में ले लूं। तो चेक का पैसा कैसे ले सकता हूं, दो, या तो मैं कैश ले लूं वहां से बैंक से ज्यादा सीधा सीधा, या तो मैं अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लूं। अगर मैं अकाउंट में ट्रांसफर कराऊं तो मुझे पकड़ा जा सकता है। बाद में सोहन कहेगा, सोहन जाएगा मेन ऑर्डर के पास कि भाई तुम्हारा चेक मेरे से खो गया था, और कह रहा मेरे से तो पैसा निकल गया भैया। वो कहेगा मेन ऑर्डर के, भाई मेरे अकाउंट से तो पैसा निकल गया, कह रहा है तो गड़बड़ हो गई यार, ये तो ऐसा हुआ है। तो दोनों बैंक में जाएंगे, कहेंगे ऐसा ऐसा, किस पर्सन के अकाउंट में गया है, उस पर्सन को पकड़ लो, उसको पकड़ लेंगे। तो अकाउंट ट्रांसफर तो रिस्ट्रिक्शन है। अगर मेरे को चोरी का चेक होगा, आप पे चोरी का चेक होगा, आप कहोगे यार पैसा निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे ना, कैश में कौन पकड़ लेगा आपको, अकाउंट में पकड़ लेगा आपको। अगर आप अकाउंट ट्रांसफर करवाओगे कि हाँ ये वाले अकाउंट में डाल देना मेरे, अबे चोरी कर रहा है तू, चेक का पैसा, किसी और का चेक का पैसा निकाल रहा है, अकाउंट में क्यों करवाएगा भाई, कैश ले और सीधा गोली हो जा, है ना। तो वो क्या चुनेगा, वो हमेशा कैश चुनेगा। वो क्या चुनेगा, हमेशा कैश चुनेगा कि भाई चलो मेरे पास एक चोरी का चेक आया है और सोहन मेरा नाम भी है, तो मैं जाऊंगा और कैश ही ले लूंगा। अब इसको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन से हटाने के लिए हमने कहा यार सोहन तो बहुत सारे हो सकते हैं इंडिया के अंदर, किसी को भी चेक मिल जाए सोहन नाम का, वो तो कैश निकाल लेगा। तो हमने कहा कैश ना निकाल पाए ऐसा क्या करे, तो बैंक ने एक कॉन्सेप्ट निकाला, दैट इज कॉल्ड टू पैरेलल लाइंस। कहता है चेक के किसी भी कोने में दो पैरेलल लाइन खींच दो आप। मैंने कहा चलो ऐसे, ये चेक के कोने में मैंने ऐसे करके पैरेलल लाइन खींच दी। अब चेक के कोने में जब मैंने ऐसे करके पैरेलल लाइन खींची ना, तो इसका मतलब हो गया अब चेक जो उस पर्सन के पास ये चेक है, सोहन को पैसा मिलेगा। अब मान लो मैं हूं सोहन, आपको पैसा, आपका चेक था, आप भी सोहन हो मैं भी सोहन हूं, आपका चेक गिर गया, मुझे मिल गया। अब जैसे ही मैंने देखा ना, अच्छा क्रॉस लाइन है, ओ हो चेक रिस्ट्रिक्शन, कैश रिस्ट्रिक्शन हो गया, कैश नहीं मिलेगी। अगर आप चेक में ऊपर किसी भी पैरेलल दो पैरेलल लाइन खींच दो, चाहे इस कोने में खींच दो, चाहे बीच में दो पैरेलल लाइन खींच दो, चाहे उस कोने में खींच दो, चाहे इस कोने में खींच दो, चाहे इस कोने में, किसी भी जगह पर यहां पर एक कस्टम चल रहा है, बहुत पहले चल रहा है कि यार यहां खींचते हैं, क्योंकि यहां पर खाली लिखता है, यहां डेट आ जाती है, यहां साइन हो जाता है, यहां अकाउंट नंबर आ जाता है, तो बीच में करेंगे नहीं, अच्छा लगेगा, इसलिए कोने में डाल देते हैं। ऐसा नहीं है कि कोने में ही डालना, ये आपको क्लियर कर रहा हूं। अब यहां पर दो पैरेलल लाइन खींच दो, यहां पर दो पैरेलल लाइन खींच दो, कहीं पर भी खींच दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दो पैरेलल लाइन होनी चाहिए। और जैसे ही दो पैरेलल लाइन पड़ी, वो चेक थोड़ा रिस्क से बाहर आ गया। कैसे बाहर आ गया, वहां कैश रिस्ट्रिक्शन खत्म हो जाएगी, कैश में नहीं मिलेगा वो चेक। मतलब अगर मैं सोहन हूं, पैसा तो अभी मैं निकाल सकता हूं, पर मैं अब अकाउंट में ट्रांसफर करा पाऊंगा क्योंकि कैश नहीं होगा। जैसे बैंक देखेगा ना, अच्छा सोहन, आप सोहन हो, मैंने कहा हाँ मैं सोहन हूं, मेरे चेक आपका है, आप भी सोहन हो, चेक आपका है, मेरे पे नहीं है, मैं सोहन हूं। मैंने कहा, मैंने अपनी आईडी दिखाई सोहन, मैंने कहा भैया कैश दे दो मुझे, कह रहे जी कैश नहीं मिलेगा। यहां पर देखो उसने रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कैश के लिए, दो पैरेलल लाइन खींच दी, मतलब रिस्ट्रिक्शन। अब मेरा को कहां लेना होगा पैसा, अकाउंट में लेना होगा। और कभी मैं पकड़ा जाऊं तो मैं अकाउंट से पकड़ा जाऊंगा, अकाउंट में तो पता चल जाएगा किसका अकाउंट में ट्रांसफर करा है, वहां से पकड़ लेंगे उसको। रिस्ट्रिक्शन समझ में आया, क्लियर हो या नहीं हुआ। और इसके अंदर बहुत कुछ हो सकता है, और बहुत कुछ हो सकता है सर, और बहुत कुछ हो सकता है। मैं आपको चेक में बताऊंगा, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर, कैसे हम चेक को सेव कर सकते। अब अकाउंट, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैंने किसी ऐसे का अकाउंट दे दिया जिसको मैं जानता तो था, उससे पैसे निकालूंगा और मैं चले जाऊंगा कहीं पर दूर, कैसे पकड़ेगा कोई मुझे। तो मैंने किसी ऐसे बंदे का अकाउंट नंबर डाल दिया, मैंने कहा भैया इसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, कोई दूसरे बंदे को, वो ये अनजान है इस चीज से। मैंने कहा भैया आपके अकाउंट में मेरे पैसे आएंगे यार, दे दो। उन्होंने कहा हाँ आए। मैंने कहा पैसे निकालने में गायब। अब क्या हुआ, अब कैसे अब इसके चेक को कैसे बचाया यार, ऐसा भी हो सकता है। देख इंडिया है भैया, जुगाड़ हर जगह है। अब मैंने दिमाग लगाया, मैंने कहा यार कैश निकाल सकता, क्या करूं। मैंने ऐसे वाले को अकाउंट नंबर दिया, किसी ऐसे दोस्त का अकाउंट नंबर दे दिया जो ऐसी जान पहचान का नया दोस्त बना हुआ है। मैंने कहा भैया इसके अकाउंट में डाल दो। उसके मैंने कहा यार तेरे अकाउंट में पैसे आए क्या, हाँ। मैंने कहा यार दे दे पैसे, मैंने ही ट्रांसफर करवाए थे। लो अब क्या करा जाए,
अब ये करा जाए, इसको कैसे कर से, तो हमारे पास एक और कंसेप्ट है, कहता है पैरेलल लाइन से तो आप कैश की रिसीशन कर ही दोगे, अब कौन से अकाउंट में ट्रांसफर कराना है, इसमें तो भैया वो जो डालने वाला वो जो सोहन होगा, हम कहेंगे सोहन भाई कि तुम क्या कर लो, तुम क्या करो, तुम्हारे लो और तुम अपने अकाउंट नंबर लिख लेना, है ना। उसने अपना अकाउंट नंबर क्या करेगा, वो सोहन से चेक हो गया, तो अब कोई भी सोहन उसका अपने किसी भी अकाउंट में ट्रांसफर, क्या कैसे तो नहीं निकाल सकता ना पैरेलल लाइन से, वही कैसे तो नहीं निकाल सकता ना, दो पैरेलल खैर कैसे तो नहीं निकाल सकता, पर अकाउंट में तो ले सकता है, अपने अकाउंट नंबर डाल देगा वो, है ना, कि भैया इस अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। अब कैसे इसको बचाए, तो जो चेक का मेन ओनर है वो क्या कहेगा, सोहन सोहन आपको ही अपने अकाउंट में चाहिए ना पैसा, कह रहा हाँ मुझे, अब अकाउंट नंबर बताओ, अकाउंट नंबर किस अकाउंट में चाहिए, अकाउंट नंबर बताओ। मैं सोहन, मैं यहाँ खड़ा हूं, मैं देख रहा हूँ यार कैसे करा जाए इस जुगाड़। अब उसने क्या करा, उसने जिस जो मेन और जो चेक दे रहा था सोहन को, आप सोहन हो जो आपको चेक दे रहा था वो, मैं आपसे अकाउंट नंबर पूछ लिया, आपने अपना अकाउंट नंबर बताया कि भैया मुझे इस अकाउंट में चाहिए पैसा, मैंने कहा लो मैं यहाँ पर अकाउंट नंबर ही डाल दूंगा, मैंने सोहन का अकाउंट नंबर डाल दिया, अब वो चेक आपकी जेब से गिर गया, मुझे मिल गया, मैंने देखा अरे सोहन तो मैं ही हूं, चलो चेक, अरे पैरेलल लाइन है यार, कैसे निकाल सकता अकाउंट ट्रांसफर, अरे यार यहाँ तो अकाउंट नंबर ही लिख दिया, मतलब यहां पर जो अकाउंट नंबर लिख दिया जाएगा मतलब पैसा उसी अकाउंट में जाएगा और किसी में नहीं जाएगा, लो अब कर लो चोरी आप, अब किसी को मिल जाए वो चेक, कुछ नहीं कर सकता वो, क्यों, क्योंकि जब भी वो चेक डिपॉजिट कराने जाएगा पैसा कहां ट्रांसफर होगा, सिर्फ इसी अकाउंट में और कहीं नहीं होगा, और जहां इसने इस अकाउंट नंबर को मिटाने की कोशिश करी, चेक कैंसिल, क्योंकि चेक में एक बार डबल राइटिंग हो गई चेक कैंसिल हो जाता है उसी वक्त, डबल राइटिंग कर नहीं सकता, है ना, और किसी को मुझे मिल जाए चेक, मैंने चेक डिपॉजिट करा अकाउंट में आपके ही जाएगा, क्योंकि जिस अकाउंट का नंबर यहां होगा अकाउंट नंबर करके यहां डाल दो नंबर पहले लाइन में, वही जाएगा। दोस्तों बहुत कुछ है चेक के नॉलेज के अंदर, आगे जाकर मैं क्या क्या बता सकता हूं आपको, ठीक है। चलो तो सबसे पहले यहां पर पर्पज ये था कि आपको बियरर इंस्ट्रूमेंट और ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट बताना था, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट और बियर। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है जिस पर्सन का नाम उस चेक के अंदर होगा पैसा उसी को मिला जाएगा, उसी को दिया जाएगा पैसा, है ना, कोई भी चेक लेकर आए पैसा किसी को नहीं मिलेगा, सिर्फ जिसका नाम होगा उसी को दिया जाएगा, एट अ पर्टिकुलर पर्सन। जबकि बियरर के अंदर क्या होता है, जिसके पास वो इंस्ट्रूमेंट है पैसा उसको मिल जाएगा, ये नहीं देखेंगे किसके पास है, किस कौन है और असली ओनर, जिसके पास है वही असली ओनर मान लिया जाएगा और पैसा उसको दे दिया जाएगा। यही दो मतलब होता है बियरर और ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट के। क्लियर हो गया जी, समझ में आ गया। तो यहीं पर मैंने लिख दिया बियर और यहां लिख दिया मैंने ऑर्डर। अब मैंने आपको दो चीज बताई थी, मैंने आपको बताया था सर एक होता है ट्रांसफर करने के दो तरीके होते हैं, एक तरीका होता है बाय डिलीवरी, एक तरीका होता है बाय एंडोर्समेंट। आइए ये बताया था मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर, मैंने कहा दो बात होती है, एक होता है ट्रांसफर करने के दो तरीके होते हैं, ट्रांसफर करने के दो तरीके होते हैं, एक होती है बाय डिलीवरी, एक होता है बाय डिलीवरी, एक होता है बाय एंडोर्समेंट। एक होता है बाय डिलीवरी, एक होता है बाय एंडोर्समेंट। एक बच्चा पूछ रहा है सर ऑर्डर वाला कॉन्सेप्ट हर बैंक को अप्लाई करना चाहिए, क्यों करना चाहिए भाई? भाई बाद में अगर कहीं आपको कैश निकालना हो पैसा, कैसे निकालो कैश मुझे बताओ? ऑर्डर में तो आपको क्या होगा, कैश नहीं निकाल पाओगे। कैश के अंदर क्या होता है कि आपको किसी को ऐसे पर्सन को पैसा देना है जिसको गांव में पैसा निकालना है, आज नहीं चाहिए उसको गांव में चाहिए, कैसे निकालेगा वो पैसा? भाई बियरर का कॉन्सेप्ट भी होना चाहिए, आप अपने ले जाओ, बियरर कॉन्सेप्ट भी जरूरी है, ऑर्डर का ही नहीं है। भाई अगर आपको पैसा निकालना है, खुद से पैसा निकालना है ना, तो कैसे निकालोगे पैसा? दिक्कत आएगी। खुद से पैसा निकालना है तो भाई आपको चाहिए, सब कुछ चाहिए, आपको बियर चाहिए, ऑर्डर चाहिए। भाई मैंने आपसे क्या कहा, जिसको बोलना भाई बैंक सारे ऑप्शन देगा आपको। मैंने आपसे क्या बोला, मैंने कहा अगर आपको लग रहा है ना बियर में डर, बियर काटो ऊपर ऑर्डर लिख दो। आपको अगर ऑर्डर वाला ही चाहिए, आप ये क्यों कह रहे हो कि सब पे अप्लाई कर देना चाहिए सारे बैंकों को ऑर्डर? क्यों करना चाहिए भाई? किसी को बियर चाहिए होगा, आपके पास अगर आपको ऑर्डर ही चाहिए तो आप अपने क्या करो, चेक में बियर वर्ड काट के ऑर्डर लिख दो, आपके लिए ऑर्डर हो जाएगा। पर ऐसा मत कहो कि सारे बैंक को ऑर्डर अप्लाई करना चाहिए, ये गलत है। क्योंकि भाई किसी को ऑर्डर नहीं चाहिए, किसी को बियर ही चाहिए, उसको खुद को पैसा निकालना है, मुझे नहीं चाहिए, मुझे अपने बैंक से खुद पैसा निकालना है, मैं किसी को देना नहीं चाहता पैसे किसी और अकाउंट में, मुझे खुद कैश चाहिए, तो मैं क्या कहूंगा, मुझे सेल्फ नहीं, मेरे को बियर चाहिए, ऑर्डर नहीं। ठीक है ना, ऐसा मत करें। अब मैंने कहा था ट्रांसफर करने के दो तरीके होते हैं दोस्तों, एक डिलीवरी होता है और एक एंडोर्समेंट होता है। ट्रांसफर दो तरीके से होती है, डिलीवरी और एंडोर्समेंट। हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा था, वहां पर हमने डिलीवरी सीखी थी। हमने कहा था ट्रांसफर करने के तीन टाइप के डिलीवरी का तरीके होता है,
एक्चुअल डिलीवरी, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, सिंबॉलिक डिलीवरी। ठीक, सीखा था हमने। मैं नहीं बताऊंगा अभी यहां पर, मैं नहीं बताऊंगा बिल्कुल भी, क्योंकि वहां पढ़ाया था मैंने, आपको याद होना चाहिए आपको बिल्कुल। एक्चुअल डिलीवरी, जब हम फिजिकली डिलीवर करते हैं, मैंने आपको चेक बना कर दिया, मैं घर गया आपके, मैंने कहा ये लो भैया आपका चेक, दैट इज कॉल्ड फिजिकल डिलीवरी। ऐसे ट्रांसफर कर दिया आपने चेक को। चेक को कैसे ट्रांसफर करा आपने? फिजिकल डिलीवर करके चेक में ट्रांसफर करा। याद आ रहा आपको? सोगा में, सॉरी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट कह रहा हूं, सोगा में पढ़ाया था, मतलब सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में पढ़ाया था ये डिलीवरी, एक्चुअल डिलीवरी, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, सिंबॉलिक डिलीवरी, सेल्स ऑफ, इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ाया था। फिजिकली चेक मैंने सोहन को देना, एक मेन ओनर को चेक देना सोहन को, सोहन के घर जाकर चेक दे दिया, सोहन को कहीं बाहर मिलकर चेक दे दिया, फिजिकल डिलीवरी हो गई, है ना? तो फिजिकल डिलीवरी। कंस्ट्रक्टिव के बारे में बताया था, सिंबॉलिक में बताया था आपको मैंने कि भाई एक ऐसा चाबी दे दो, लैंड की कागज दे दिया, घर की चाबी दे दी, सिंबॉलिक डिलीवरी हो गई, है ना? ऐसे करके बताया। तो डिलीवरी के तौर पे, डिलीवरी में हम एज पर सेल्स ऑफ गुड्स जो पढ़कर आए, कंस्ट्रक्टिव, सिंबॉलिक और आपका क्या कहते हैं एक्चुअल डिलीवरी, वो यहां पर डिलीवरी। बट एंडोर्समेंट क्या होता है, किस तरीके से हम ट्रांसफर करते हैं बाय एंडोर्समेंट? देखिए आपका ये चेक है, आपका ये चेक है, समझिए आपका ये चेक है, ये चेक आपके पास है, आपको सोहन को देना है। अब सोहन कह रहा है यार ये चेक का पैसा मुझे अपने अकाउंट में नहीं चाहिए, मुझे ये चेक का पैसा चाहिए मेरे फादर के अकाउंट में। सोहन कह रहा है कि मुझे अपने फादर के अकाउंट में ट्रांसफर करना है ये पैसा। अब भाई मान लो मैंने, आप सोहन हो, मैंने आपके नाम पर चेक इशू करा, मैंने कहा भाई पे टू सोहन 1 लाख रुपीस, ऑर्डर चेक है, सोहन को ही मिलना चाहिए और किसी को नहीं, 1 लाख रुपीस करके ऐसा कर देना। अब क्या करूं? अब ये चेक ना, सोहन कह रहा है यार ये चेक मेरे पास तो है, पर ये चेक मुझे फादर को ट्रांसफर करना है। अब क्या करूं? सोहन ऐसे करेगा, दो ऑप्शन है सोहन के पास। पहले सोहन क्या करेगा, ये चेक का पैसा अपने अकाउंट में मंगाएगा, तो अकाउंट में मंगाने में 3 लगेंगे, फिर उसको अपने पापा के अकाउंट से नया चेक इशू कर देगा, मतलब अपने अकाउंट से नया चेक पापा के नाम पे इशू कर देगा। एक तरीका ये हो गया। सोहन क्या करेगा, ये चेक का पैसा अपने अकाउंट में ले लेगा, तो 3 दिन लगेंगे अकाउंट में आने के लिए। चेक आज डिपॉजिट कराओगे तो 3 दिन बाद आएगा, ठीक है जी। फिर 3 दिन बाद फिर आप चेक इशू करोगे पापा के नाम पर, फिर पापा के नाम पर चेक इशू करेंगे तो फिर पापा के अकाउंट में जाने में 3 दिन लगेंगे, तो 6 दिन का प्रोसेस लग जाएगा पैसे ट्रांसफर करने के लिए। अब क्या करा जाए, इस प्रोसेस को कम करने के लिए बताया गया, कहा कि भाई आप ऐसा कर लो, क्योंकि आपके नाम पर चेक इशू हो गया। और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्यों कहा गया चेक को? क्योंकि वो इनन्यूमरेबल ट्रांसफरेबल है सर, आप उसको ट्रांसफरेबिलिटी रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, है ना? आप चाहो तो कर सकते हो, रिस्ट्रिक्शन कैसे करोगे? बस आप यहां पर लिख दो अकाउंट नंबर करके, ये अब ये चेक ट्रांसफर हो ही नहीं सकता, कहीं भी ट्रांसफर हो जाए पैसा इसी अकाउंट में आएगा। बट अगर आपने ये नहीं लिखा, सीधा सीधा कहा कि भाई ये है, बस कुछ ना तो आपने डाला, आपने ये डाल दिया, चलो ये डाल दिया, बस डबल अंडरलाइन खींच दिया कि अकाउंट में आएगा, कैश नहीं मिलेगा। डबल अंडरलाइन ही खींचोगे तो कैश में और अकाउंट दोनों में होगा, डबल अंडरलाइन खींच दी पहले लाइन तो कैश हट जाएगा, अकाउंट में आएगा। अब आप कैसे ट्रांसफर करोगे यार अपने पापा को ये चेक? सोहन अपने पापा को कैसे ट्रांसफर करेगा ये चेक? तो सोहन क्या करेगा, चेक के बैक पेज पर आएगा और चेक के बैक पेज पर आकर क्या करेगा, फादर का नाम लिखेगा, पे टू फादर, ये चेक है, ठीक है। और चेक का बैक पेज खाली होगा, यहां लिखेगा पे टू फादर, पे टू फादर, इधर फादर का नाम आ जाएगा, जो भी फादर का नाम होगा, मोहनलाल, तो मोहनलाल फादर का नाम है सोहन के, तो मोहनलाल आ जाएगा यहाँ पर। अकाउंट नंबर आ जाएगा उनका, किस अकाउंट में ट्रांसफर करना है पैसा, ठीक है जी। और यहां पर सोहन क्या करेगा, अपने साइन करेगा कि भाई मैं अपना चेक, जो मेरे नाम पे चेक था, वो ट्रांसफर कर रहा हूं किसके, अपने फादर के नाम पे। इसको कहते हैं ट्रांसफर बाय एंडोर्समेंट। जब आप बैक साइड पर, चेक के बैक साइड पे ये लिखते हो कि मुझे इस पर्सन को ट्रांसफर करना है, इसको ट्रांसफर बाय एंडोर्समेंट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ट्रांसफर बाय एंडोर्समेंट, ठीक है जी। डिलीवरी के केस के अंदर तो क्या होता है, चेक आप सीधे सीधे जाकर सीधे सीधे दे रहे हो, भैया ये लो भैया सोहन आपका चेक, ये पकड़ो, ये हो गया डिलीवरी। ट्रांसफर करा चेक 1% टू 100% करके, फिजिकल डिलीवर करके। जब मैं ट्रांसफर करता हूं चेक, कैसे करके, बाय पीछे लिखता हूं कि किस पर्सन को ट्रांसफर कर रहा हूं। सोहन कह रहा है यार मैं अपने दोस्त को दूंगा, तो टू लिखेगा, पीछे लिखेगा बैक साइड में पे टू दोस्त, जो भी नाम होगा उसका अकाउंट नंबर, उसकी डिटेल, सारी डिटेल लिखकर यहां अपने साइन कर देगा कि भाई ठीक है ये चेक मेरे नाम पर था, अब ये चेक मेरे नाम पर है तो मैं अपने दोस्त के नाम पर ट्रांसफर करता हूं। इसको बोलते हैं ट्रांसफर बाय एंडोर्समेंट। क्या कहते हैं इसको? ट्रांसफर बाय एंडोर्समेंट, ट्रांसफर बाय एंडोर्समेंट। लो जी आगे समझ। तो मैंने आपको
पिछली क्लास के अंदर बताया था 4 वर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो सीखने की जरूरत है। पहला डिलीवरी, दूसरा एंडोर्समेंट। ट्रांसफर करने के 2 तरीके हैं, या तो डिलीवरी कर दो, डिलीवरी में 3 तरीके हो गए, कंस्ट्रक्टिव, सिंबॉलिक या फिर एक्चुअल। फिर एंडोर्समेंट, एंडोर्समेंट का मतलब किसी भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बैक साइड में लिख दो उसका नाम जिसको ट्रांसफर करना है, जिसको बोलते हैं ट्रांसफर बाय एंडोर्समेंट। ठीक है, ये कर दिया। और ऑर्डर और बियर, बियर का मतलब हो गया वो पर्सन जिसके पास वो इंस्ट्रूमेंट है वही उसका मालिक माना जाएगा। ऑर्डर का मतलब है इंस्ट्रूमेंट किसी के पास भी हो, जिस पर्सन का नाम उस इंस्ट्रूमेंट में होगा वो असली मालिक माना जाएगा। ये हो गया सर 4 पॉइंट खत्म, ये हो गया 4 पॉइंट खत्म। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक हमारे को कहता है बियर और ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, हमने सीख लिया। अब दूसरा कैरेक्टरिस्टिक कहता है इनलैंड और फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। अब इनलैंड और फॉरेन इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, सिंपल सी बात है, आप बिल, आप प्रोमिसरी नोट या चेक, इन तीनों को मिलाकर कह दो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अगर कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इफ बोथ ड्रॉन और पेबल इन इंडिया, मान लो मैं इंडिया में रहता हूं और आप भी इंडिया में रहते हो, मैंने आपको चेक इशू करा, चेक आपको दिया, आपने चेक की पेमेंट रिसीव कर ली, तो इंडिया में ही चेक ड्रॉ हुआ हो या इंडिया में ही पेमेंट हो रही हो, इंडिया में ही बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ हुआ हो और इंडिया में ही पेबल हो रहा, तो जिस इंडिया के अंदर ही ड्रॉ होगा, इंडिया के अंदर ही पे होगा, तो उसको हम कहेंगे इनलैंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इनलैंड कब कहा जाएगा, इनलैंड। देखिए अगर मैं कह रहा हूं चेक ड्रॉ हुआ, ड्रॉ हुआ, ड्रॉन हुआ मतलब इशू करा गया, और पेबल मतलब पेमेंट कब हुई, पेबल कहां हो रहा है, तो क्या माना जाएगा वो। देखिए अगर इंडिया में ड्रॉ हो रहा है, अगर इंडिया में ड्रॉ हो रहा है, इंडिया में उस चेक को इशू करा गया या बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रॉमिस नोट, और इंडिया में ही उस चेक की पेमेंट हो रही है, तो जब ये कंडीशन आएगी तो हम कहेंगे ये इनलैंड इंस्ट्रूमेंट है। जब दोनों ही इंडिया में, ड्रॉ और पेबल इंडिया में हो। इसके अलावा कोई और केस हो, मान लो इंडिया में ड्रॉ हुआ और यूएसए में पे हुआ, यूएसए में ड्रॉ हुआ, इंडिया में पे हुआ, या बाहर दूसरी कंट्री, यूएसए में ड्रॉ हुआ और यूएसए में पे हुआ, यूएसए के अलावा और कोई फॉरेन कंट्री अभी आ सकती है, तो इस सही केस के अंदर क्या होगा, फॉरेन इंस्ट्रूमेंट माना जाएगा। ये हम क्या कहेंगे, फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। बताओ क्लियर है या नहीं है, क्या माना जाएगा, फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। लॉजिक क्लियर है। ड्रॉ भी इंडिया में और पेबल भी इंडिया में, तो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट या इनलैंड इंस्ट्रूमेंट कहेंगे, बिल नहीं कहेंगे, क्योंकि बिल तो सिर्फ एक ही बार में हो गया ना, बिल भी हो सकता है, प्रोमिसरी नोट भी हो सकता है और चेक भी हो सकता है। तो इंडिया में चेक इशू करा, इंडिया में ही पेमेंट होगी, तो इनलैंड चेक माना जाएगा। इंडिया में ही बिल इशू हुआ, इंडिया में ही बिल पेमेंट हुई, इनलैंड बिल माना जाएगा। इंडिया में प्रोमिसरी नोट इशू हुआ, इंडिया में ही पेबल हुआ, इनलैंड प्रोमिसरी नोट माना जाएगा। इसके अलावा इंडिया एक जगह यूएसए, एक जगह इंडिया, एक जगह अदर कंट्री, एक जगह इंडिया, एक जगह अदर कंट्री, एक जगह इंडिया, और दोनों अदर कंट्री, इन सभी केस के अंदर फॉरेन इंस्ट्रूमेंट माना जाएगा इसको। तो समझ में आ गया, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट और फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। खत्म हो गया, क्या पढ़ना है, हो गया क्लियर। डिमांड एंड टाइम इंस्ट्रूमेंट, ये क्या पढ़ा रहा हूं मैं, इससे पहले तो कैरेक्टरिस्टिक थे ना। ओहो मैं कहां आ गया, क्लासिफिकेशन में आ गया दोस्त, कोई बात नहीं। ऐसे करता हूं, डिमांड और पढ़ा देता हूं, इसके बाद फिर बाद में डिस्कस करूंगा, क्योंकि मैंने ना पढ़ाना था कैरेक्टरिस्टिक्स और मैं पढ़ाने लगा क्लासिफिकेशन, मेरे हिसाब से पेज हो गया नीचे, क्लासिफिकेशन पढ़ाने लग गया कैरेक्टरिस्टिक्स। कोई बात नहीं, क्लासिफिकेशन भी पढ़ना ही है, उसको कहां छोड़ना है। पहला वाला पढ़ लिया बियर और ऑर्डर, बहुत जरूरी था, ठीक है जी। इसके बाद हमने दूसरा पढ़ लिया इनलैंड और फॉरेन इंस्ट्रूमेंट, ये भी जरूरी था। और तीसरा डिमांड एंड टाइम इंस्ट्रूमेंट। डिमांड एंड टाइम का मतलब क्या होता है, देखिए डिमांड का मतलब ये होता है उसमें कोई पर्टिकुलर डेट नहीं होती कि इतने डेट में पेमेंट करनी है। जैसे कि आपने अकाउंटिंग में पढ़ा हुआ बीआर, बिल ऑफ एक्सचेंज में बीआर और बीपी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तो बीआर में लिखा होता है कि यार इतने दिन में आपको पैसे की पेमेंट करनी है, मतलब ड्यू डेट लिखी होती है कि इतने दिन में इस बिल का पेमेंट होना है। दैट इज कॉल्ड टाइम इंस्ट्रूमेंट। जहां पर एक पर्टिकुलर डेट लिखा हो कि आपको किस दिन में पे करना है, वहां टाइम इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको टाइम इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, ठीक है। वो बिल ऑफ एक्सचेंज भी टाइम इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, प्रॉमिसरी नोट भी हो सकता है और चेक भी हो सकता है, ठीक है। पर चेक हमेशा डिमांड होता है, हमेशा हमेशा डिमांड इंस्ट्रूमेंट होता है, टाइम इंस्ट्रूमेंट नहीं होता। क्यों, क्योंकि अगर मैं आज चेक आपको इशू करूं ना, आप जब मर्जी चाहे बैंक से पैसा निकाल सकते हो। बैंक ये नहीं कहेगा कि नहीं इस टाइम के अंदर अंदर ही निकालने हो, इस टाइम पे निकालो पैसा, इस डेट पे ही निकालना है ना। जब मांगोगे बैंक से, जब पैसा देगा बैंक आपको पैसा ऑन डिमांड देता है। बैंक आपको पैसा क्या देता है, ऑन डिमांड देता है।
बैंक आपको पैसा सर ऑन डिमांड देगा, और जबकि बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोविजन नोट ऑन डिमांड और टाइम भी हो सकता है। टाइम और डिमांड में फर्क आया। टाइम के अंदर क्या होता है, मान लो मैंने आपसे, मेरे को बिल का पेमेंट करना है, आपके पास बीआर है, आपने कहा, मैंने कहा सर पेमेंट कब करूं, आपने कहा जब मैं मांगू तब कर देना। आपने क्या बोला, आपके पास बीआर था, आपको बिल का पैसा लेना था, मेरे पे बीपी है, तो मैंने कहा भाई पेमेंट कब करनी चाहिए, पेमेंट कब करूं। अगर हमारे बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर लिखा हुआ है समय 2 महीने बाद करनी है, तो मैं 2 महीने बाद ही करूंगा, तो फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज टाइम इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा, क्योंकि वहां डेट मेंशन्ड है कि कब पेमेंट करनी है। अगर वहां पर लिखा हुआ है कि जब बीआर, जिसके पास बीआर है, वो पर्सन जिस टाइम मांगे उस टाइम करनी हो, तो उसको बोलते हैं डिमांड इंस्ट्रूमेंट। ऑन डिमांड पेमेंट करो, जब मांगोगे तब देना पड़ेगा, जब मांगेगा तब देना पड़ेगा। या अगर टाइम मेंशन्ड है कि इस टाइम तक, इस टाइम के बाद देना है, तो फिर टाइम इंस्ट्रूमेंट। तो डिमांड लिखा होगा तो डिमांड इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा, और जहां टाइम स्पेसिफाइड है तो टाइम इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम। इसके बाद में यहां पर आपको बाद में सिखाऊंगा यहां से, क्योंकि मुझे पढ़ाना क्लासिफिकेशन था, पता नहीं कहां से आ गया। ठीक है जी। तो ये वाला जेन्युइन अकोमोडेशन फिक्टिशियस में आपको बाद में डिस्कस करूंगा, पहले मैं ऊपर आ जाता हूं, क्योंकि जो जरूरी है पहले वो पढ़ा देता हूं। पढ़ाना तो वही था ना। हाँ ठीक है जी। तो हमने क्लासिफिकेशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में 3 पॉइंट पढ़ लिए हैं, ठीक है ना। पहला बियर और ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, दूसरा हमारा इनलैंड और फॉरेन इंस्ट्रूमेंट, और तीसरा हमारा आपके पास डिमांड और टाइम इंस्ट्रूमेंट। ये 3 नहीं पढ़ाऊंगा, जब मैं क्लासिफिकेशन पढ़ाऊंगा आपको स्टार्ट हो जाएगा, आज नहीं तो नेक्स्ट वाली क्लास में क्लासिफिकेशन पढ़ना ही है, तो ये 3 को छोड़ दूंगा, बाकी पढ़ो आज। ये हो जाता है कभी कभी। क्लासिफिकेशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर क्या क्या विशेषताएं है, क्या क्या फीचर्स है, वो हम पढ़ रहे हैं। पहला है फ्री और इनन्यूमरेबल ट्रांसफर। फ्री और इनन्यूमरेबल, इनन्यूमरेबल मतलब इनफाइनाइट। जैसे कि हमने कहा कि आप किसी भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को किसी भी पर्टिकुलर में ट्रांसफर कर सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जब तक उसमें मेंशन ना करी होगी रिस्ट्रिक्शन। कभी कभी ऐसा होता है किसी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, वैसे तो वो होता है इनन्यूमरस ट्रांसफरेबल, जितनी मर्जी बार आप ट्रांसफर कर लो, पर कभी कभी उसमें रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है, ठीक है ना। वो आप जब लगा रहे हो तब की बात है, अगर आप ना लगाओ तो फिर इनन्यूमरेबल ट्रांसफरेबल है, आप जितनी बार उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे कि और मैंने आपको बताया कि आप ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं। द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मे बी ट्रांसफर बाय डिलीवरी और बाय एंडोर्समेंट। आया समझ में आप डिलीवरी का मतलब? डिलीवरी का मतलब तो वही है कि आप फिजिकल डिलीवरी करके ट्रांसफर कर लो, या आप सिंबॉलिक करके, या फिर आप कंस्ट्रक्टिव करके, जो भी फिट बैठेगा जिस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वो। और अगर आप एंडोर्समेंट करना चाहते हो तो आप बैक साइड पे लिखो, उसके किसी भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बैक साइड में उस पर्सन का नाम लिखो जिसको आप ट्रांसफर करना चाहते हो, उसको बोलते हैं ट्रांसफर बाय एंडोर्समेंट। क्लियर हो गया जी? ये 2 बात क्लियर है आपको? तो आपके पास फ्री और इनन्यूमरेबल ट्रांसफर का मतलब क्या है कि भैया द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में भी ट्रांसफर बाय डिलीवरी और बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। हाँ, एंडोर्समेंट के केस के अंदर आपको डिलीवरी वर्ड भी तो यूज करना पड़ेगा। एंडोर्समेंट के केस के अंदर आपको डिलीवरी नहीं करनी पड़ेगी। मान लो सोहन ने अपने फादर को वो बी चेक ट्रांसफर करना है, सोहन ने अपने फादर को वो चेक ट्रांसफर करना है, तो सोहन ने क्या करा, अपने चेक के बैक साइड में लिख दिया टू पे टू फादर, फादर का नाम लिख दिया, अकाउंट नंबर डाल दिया। तो ये तो हो गया एंडोर्समेंट, कि ट्रांसफर बाय एंडोर्समेंट। अब सोहन को वो चेक जाकर अपने फादर को भी तो देना होगा, ये भी तो डिलीवरी हो गया, एक्चुअल डिलीवरी। तो एंडोर्समेंट के केस के अंदर ऑटोमेटिकली डिलीवरी आना ही आना है। अब वो लॉजिक है, आप एंडोर्समेंट कर रहे हो, डिलीवरी नहीं आएगा, कैसे चलेगा भाई? बिना एंडोर्समेंट तो सिर्फ इतना होता है कि आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट के बैक साइड में जिसको आप ट्रांसफर कर रहे हो उसका नाम लिख दो। नाम लिख दिया, ये हो गया ट्रांसफर बाय एंडोर्समेंट, एंड ट्रांसफर हो गया। पर करोगे कैसे भाई? जाके देना पड़ेगा ना, जाके दोगे तो डिलीवरी भी तो आएगा। इसलिए क्या होता है, बाय डिलीवरी होता है। या तो आप सीधे सीधे डिलीवरी कर दो, पीछे नाम मत लिखो। जैसे कि भाई ऑनर ने सोहन के नाम पे चेक बनाया, ये लो भैया डिलीवरी आपको, सोहन, आप सोहन हो, मैंने आपको ऐसे करके चेक दे दिया, ये हो गया सिर्फ डिलीवरी, नॉट एंडोर्समेंट। मैंने कोई आपके बैक साइड में तो ना लिखा है, मैंने तो फ्रंट साइड में लिखा हुआ है ना आपका नाम, तो ये मैं आपको बोलूंगा ये लो आपका चेक, ये हो गया एक्चुअल डिलीवरी, इसको बोलते हैं डिलीवरी। फिर आप सोहन हो, मैं सोहन हूं, मान लो मुझे चेक मिला, और चेक मिलते ही मैंने क्या करा, मुझे अपने फादर के नाम पर ट्रांसफर करना था, तो मैंने उसके बैक साइड में लिख दिया पे टू फादर, फादर का नाम लिख दिया, अकाउंट नंबर डाल दिया, ये हो गया ट्रांसफर बाय एंडोर्समेंट करा। अब चेक तो मेरे पास ही है ना एक्चुअल में, बस नाम ही तो लिखा है पीछे, इसको एंडोर्समेंट कह दिया मैंने, ट्रांसफर। अब मैं चेक जाकर फादर को दूंगा तो फिर डिलीवरी हो जाएगी। तो एंडोर्समेंट जब होगा तो डिलीवरी साथ होगी, सही है? तो इसलिए लिखा देखो यहां पर क्या है, ये एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट या तो सिर्फ डिलीवरी हो, तो सिर्फ डिलीवरी में आता है मियरली डिलीवरी, क्या बोलते हैं उसको, मियरली। ओनली डिलीवरी की जब बात हो रही होती है सिर्फ मियरली डिलीवरी आता है। डिलीवरी के केस के अंदर सिर्फ मियरली आएगा ना, मियरली का मतलब होता है ओनली। मैं आपको दिखाता हूं, ये वर्ड भी आगे लिखा हुआ था जब मैंने आपको बताया था यहां पर।
ये देखो, विच इज ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन मेयरली बाय डिलीवरी। मेयरली बाय डिलीवरी का मतलब क्या होता है? ओनली डिलीवरी। मेयरली का मतलब होता है ओनली, कि भाई जब मैं पहली बार चेक सोहन को दूंगा तो सिर्फ ओनली डिलीवरी होगा, एंडोर्समेंट नहीं होगा। एक बार चेक के ऊपर सोहन का नाम आ गया, उसके बाद जब सोहन दूसरे को देगा तब एंडोर्समेंट विद डिलीवरी होगा, एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। ये देखिए, तो या तो आप डिलीवरी कर लो या एंडोर्समेंट के साथ साथ एंड लगाया है, एंडोर्समेंट के साथ साथ डिलीवरी भी होगी। एंडोर्समेंट का मतलब होता है बैक साइड में उसका नाम लिख देना, उसके बाद जब एक्चुअल में जब देकर आओगे उसको डिलीवरी कहा जाएगा। लॉजिक क्लियर है? समझ में आ गया यहां तक? दूसरा क्या कहता है? दूसरा कहता है फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट। फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट, एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट फ्री होना चाहिए हर डिफेक्ट से। अब इसके लिए आपको मुझे दो बातें सिखानी होगी। एक आपको सिखाना होगा, एक होता है हमारा होल्डर इन ड्यू कोर्स। अगर आप सेकंड पॉइंट को पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है पहले पॉइंट में होल्डर इन ड्यू कोर्स। अब सबसे पहले समझना है होल्डर इन ड्यू कोर्स। अब यहां पर देखेंगे कि फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट क्या है। फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट ये है कि किसी भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लो मुझे अपनी ट्यूशन की फीस, आपने मुझे अपनी ट्यूशन की फीस देनी है, ठीक है नहीं, आपने मुझे अपनी ट्यूशन की फीस पे करनी है, क्लास की फीस पे करनी है। मान लो 4,000 रुपए क्लास की फीस। तो आपने क्या करा, आपने अपने पापा की चेकबुक निकाली, ठीक है, आपके पापा ने कहा कि खुद से पढ़ लो, आपने कहा नहीं मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, पापा मना कर रहे हैं, आप मान ही नहीं रहे, आपने फिर भी क्लास लगा लिया। अब फॉर एग्जाम्पल देखना, आपने अपने पापा की चेकबुक निकाली, उस पर पापा के साइन हो रखे थे, आपने उसमें नाम लिखा टू पे टू दीपक क्लासेस 4,000 का अमाउंट, और आपने वो चेक मुझे डिलीवर करा दिया। आपने वो चेक मुझे डिलीवर कर दिया। अब मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था कि जो मेन ऑनर है, मैंने देखा हाँ चेक आपके फादर का नाम पर, मुझे क्या पता आपने ऐसा करा, आपके फादर ने मना करा, तब भी आप उनका चेक चोरी करके अपना नाम लिख रहे, पे टू दीपक क्लासेस 4,000 फीस फॉर दिस वन, इस सब्जेक्ट के लिए आपने फीस पे करी। अब आपने वो मेरे को आगे डिलीवरी कर दी, इसको बोलते हैं फिजिकल डिलीवरी, मतलब ओनली डिलीवरी हो गया ना, एंडोर्समेंट तो करा नहीं आपने। एंडोर्समेंट तो मैं करूंगा क्योंकि पहली बार तो डिलीवरी होगी, उसके बाद एंडोर्समेंट विद डिलीवरी होगा क्योंकि मैं बैक साइड में लिखूंगा। तो आपने मुझे डिलीवर करा पे टू दीपक क्लासेस, यहाँ फादर के नाम पे, मुझे थोड़ा पता है भाई फादर के नाम पे। मैं गया बैंक में जाकर वो चेक डिपॉजिट करा और पैसे मेरे आपके पापा के अकाउंट से कट के मेरे अकाउंट में आ गए। अब आपके पापा ने देखा कि अरे ये क्या हो गया, मेरे 4,000 रुपए कहां चले गए, जबकि मैंने तो किसी को दिया ही नहीं। ये मेरे 4,000 कहां चले गए, मैंने तो किसी को दिया। अब आपके पापा ने मेरे पे केस कर दिया कि भाई आपने फ्रॉड करके ये पैसा लिया है, मैंने तो नहीं दिया, मेरी तो कंसेंट थी नहीं। मैंने कहा सर मैंने तो कोई फ्रॉड करा नहीं, मुझे ये चेक आपके बेटे बच्चे ने दिया था, वो क्लासमेट क्लास पढ़ता है और उसने मेरे को ये चेक दिया। तो अब क्या मेरे पर केस होना वैलिड है? क्या आपके फादर मेरे से पैसा ले सकते हैं? नहीं, क्योंकि मेरे पास जो चेक आया था वो कोई डिफेक्टिव चेक तो था। वो क्या था? डिफेक्टिव चेक तो था, बट मैंने वो चेक गुड फेथ में लिया था, मैंने वो चेक गुड फेथ में लिया था, और मैं बन जाता हूं होल्डर इन ड्यू कोर्स। और होल्डर इन ड्यू कोर्स बनने पर मैं उस चेक का पैसा आपको वापस नहीं करूंगा। तो आइए समझते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होल्डर इन ड्यू कोर्स, और तब जाकर समझते हैं कि फ्री फ्रॉम डिफेक्ट क्या होता है। देखिए दो जने होते हैं, एक होता है होल्डर, एक होता है होल्डर इन ड्यू कोर्स। आइए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स में फर्क क्या होता है। समझेंगे ध्यान से, होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स में क्या फर्क होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यही समझोगे तो अच्छे से आपको क्लियर भी हो जाएगी चीजें। एक होता है होल्डर, ठीक है जी। अब ये होल्डर कौन होता है? किसी भी इंस्ट्रूमेंट का होल्डर होगा। अब आप कहोगे होल्डर वो है जो जिसके पास वो इंस्ट्रूमेंट है, नहीं सर ऐसा नहीं है, अलग। एक होता है होल्डर इन ड्यू कोर्स, होल्डर इन ड्यू कोर्स। एक होता है होल्डर इन ड्यू कोर्स, एक होता है होल्डर और एक होता है होल्डर इन ड्यू कोर्स, ठीक है। अब होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स में क्या डिफरेंस है वो देखा जाए एक बार जल्दी से। देखिए होल्डर कौन होता है दोस्त? होल्डर की डेफिनेशन लिखी है सेक्शन 8 में। देखिए मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, ध्यान सुन लो, क्योंकि आगे फिर पूछेगा आपसे होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स में, फिर मैं कहूंगा मैं तो यहां बता दिया था, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। एक पेज मैं छोड़ दूंगा नोट्स में, और नोट्स में पेज छोड़कर आप वहां पर लिख लेना आराम से, ये 2 पॉइंट लाइन डाल के लिख लीजिएगा।
अब होल्डर कौन होता है? जिसके अंदर जो तीन बात को सेटिस्फाई करते हो वो होल्डर होगा उस इंस्ट्रूमेंट का। मैं कहूंगा मेरे पास एक चेक है, मैं कहूंगा इस चेक का होल्डर कौन है? जो तीन बातें सेटिस्फाई करते वो होल्डर है। पहली बात, पोजीशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, उसके पास उस गुड्स उस इंस्ट्रूमेंट का पोजीशन हो। पोजीशन का मतलब क्या होता है? एक्चुअली में फिजिकली वो इंस्ट्रूमेंट उसके पास पड़ा है। मैंने कहा आपके पास एक चेक पड़ा है जो मैंने आपको दिया था, आप कह रहे हो हाँ मैंने आपको एक चेक दिया था, मैंने आपको एक चेक दिया, क्या आपके पास वो चेक है फिजिकली? आप कहोगे हाँ, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई। अभी मैं नहीं कहूंगा आप उस चेक के होल्डर हो, पहले एक ही कंडीशन सेटिस्फाई हो कि आपके पास वो चेक है। तो किसी भी होल्डर को तभी कहेंगे, पहली बात कंडीशन ये है कि भाई उसके पास वो इंस्ट्रूमेंट होना भी तो चाहिए, तभी तो मैं कहूंगा उसने होल्ड कर रखा है। होल्डर नहीं कहूंगा अभी। दूसरी कंडीशन ये है, प्लस लगा रहा हूं, प्लस का मतलब क्या है कि आपको सारी कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। दूसरी कंडीशन क्या है दोस्तों? एंटाइटल टू दी पोजीशन, क्या आप उसके लीगल, आपके पास वो लीगल राइट है कि आपसे वो, आप ये सबसे कह दो कि हाँ ये चेक मेरा है भाई, ये मेरे नाम पे हुआ, ये चेक मेरा है, कोई आकर ले नहीं सकता इस चेक को। ठीक है जी, मान लो मैंने आपको कोई चेक दिया है, ठीक है, और मैंने कहा ये चेक का पैसा आप बैंक से निकाल लेना, तो आपको जो चेक आपके नाम पर दिया है मैंने, तो आप ये कह सकते हो ना दुनिया से। अब कोई आकर आपसे कह दे चेक मेरे को दे भाई, आप कहोगे भाई मेरा चेक है ये, और तू छू भी नहीं सकता इस चेक को, और जा केस करके भी नहीं ले सकता इस चेक को, क्योंकि मेरे नाम पे हुआ है, मैं इस चेक का मेन ओनर हूं, इस चेक में मेरा नाम है। तो एंटाइटल फॉर पोजीशन, क्या बोला मैंने? एंटाइटल। एंटाइटल मतलब आपके पास लीगल अधिकार है उस चेक का। एंटाइटल टू दी पोजीशन, मेरे पे उस चेक के पोजीशन का एंटाइटल है। एंटाइटल मतलब लीगल राइट्स। और तीसरा कंडीशन, वो चेक मेरे नाम पर हो, इन हिज ऑन नेम, वो चेक मेरे नाम पर हो। मतलब आपको चेक दिया था, मान लो, अब मैंने एग्जांपल दिया था आपको, एक एग्जांपल और दे रहा हूं मैं, ध्यान सुनिएगा, ठीक है ना, मैं एग्जांपल और दे रहा हूं आपको। इन हिज ऑन नेम, या फिर राइट टू क्लेम मनी, राइट टू क्लेम मनी, ये भी कह सकते हो। जिसके नाम पर होगा उसके पास अधिकार भी होगा मनी क्लेम करने का उस पैसे का। मान लो आप अपने एग्जाम में किसी सब्जेक्ट में 100 में से 100 लिया है, तो मैंने आपको 100 रुपए दिए, 100 रुपए दे दिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको 5,000 रुपए गिफ्ट के तौर पर दिए। कोई बच्चा 100 में से 100 लेकर आया अपने एग्जाम्पल, तो मैंने आपको एक चेक दिया 5,000 रुपए का फॉर अ गिफ्ट, कि यार ये भाई 100 में से 100 लिया है, मैंने 5,000 रुपए के गिफ्ट के तौर पर आपको दिया कि बहुत अच्छे से पढ़ाई करी और 5,000 रुपए आपको दिए। अब मुझे बताओ, मैंने आपके नाम पर वो 5,000 रुपए दिए, आपके नाम पर चेक इशू करा और आपको 5,000 रुपए डिलीवर कर दिए। अब क्या जो मैं आपको चेक दे रहा हूं, क्या आपके पास चेक का पोजीशन है? यस। मैंने एक चेक दिया, ठीक है नहीं, दीपक क्लासेस ने एक स्टूडेंट को एक चेक दिया जो अपने सब्जेक्ट के एक सब्जेक्ट में जो हमसे पढ़ रहा था उसमें से 100 में से 100 ले आया। अब वो चेक फाड़ के दिया कि भैया 5,000 रुपए का चेक रखो, 5,000 रुपए का चेक आपके पास, ठीक है, 5,000 रुपए का चेक रखिए, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या अब चेक जिस स्टूडेंट के नाम पर है वो कह सकता है मेरे पास ये चेक का पोजीशन है? मान लो आप वो स्टूडेंट हो, मैंने आपको चेक दिया, आप कह रहे हो भाई मेरे पास चेक का पोजीशन है, ठीक है जी, पहली कंडीशन सेटिस्फाई। दूसरी कंडीशन, क्या आपके पास अधिकार है क्या आपके पास अधिकार है, आपके पास लीगल राइट है उस चेक का? क्या आप ये कह सकते हो दुनिया से हाँ ये चेक मेरा है भाई, कोई ले नहीं सकता? क्या आपके पास लीगल अधिकार है उस चेक का? यस, आपके पास लीगल राइट है उस चेक का। कोई डिफेक्ट होना करके चोरी करके थोड़ा लाएगा आप चेक, आपके अधिकार है उस चेक पर, आपके पास राइट है उस चेक का, ठीक है। क्या आप उस चेक से मेरे से पैसा क्लेम कर सकते हो? क्या आपका नाम उस चेक में है? यस, आपका नाम उस चेक में है, तो मैं कहूंगा वो स्टूडेंट उस चेक का क्या है? होल्डर है। जब तीन बातें सेटिस्फाई हो जाए तो मैं कहूंगा वो स्टूडेंट उस चेक का क्या है? होल्डर। पहला, चेक उसके पास हो, चेक का उसके बाद लीगल राइट हो, उसके नाम पर चेक हो, और वो मनी क्लेम कर सके। मतलब ये लास्ट वाला एक ही में डाल दिया, मनी क्लेम। जब ये तीन बातें सेटिस्फाई हो जाएगी तो मैं कहूंगा वो उस इंस्ट्रूमेंट का क्या है? होल्डर है। बताइए सर, होल्डर समझ में आया? क्लियर है? समझ में आया? ठीक है, आ जाइए। इसके बाद क्या कह रहा है? इसके बाद कह रहा है कि होल्डर एंड ड्यू कोर्स कौन है? होल्डर एंड ड्यू कोर्स, होल्डर तो समझ में आ गया आपको,
कि भाई जिसके पास वो इंस्ट्रूमेंट है, उस इंस्ट्रूमेंट का उसके पास अधिकार है और उसके नाम पर वो इंस्ट्रूमेंट और वो मनी क्लेम कर सकता है। ये बातें अगर सेटिस्फाई हो जाए तो हम कहेंगे वो उस इंस्ट्रूमेंट का होल्डर बन गया। जबकि होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या होता है? होल्डर इन ड्यू कोर्स तो एक होल्डर है ही, मतलब उसमें वो तीन बातें तो सेटिस्फाई होगी, वो एक होल्डर तो है ही। होल्डर होने का मतलब क्या है? ये तीन बातें होल्डर इन ड्यू कोर्स में आएगी। साथ में उसने वो चेक गुड फेथ में लिया हो, साथ में उसने वो चेक गुड फेथ में लिया हो, साथ में विदाउट एनी नेग्लिजेंस लिया हो, विदाउट एनी नेग्लिजेंस, विदाउट एनी नेग्लिजेंस मतलब जब वो चेक ले रहा था तब उसने प्रॉपरली सब कुछ जांच पड़ताल ठीक से करी थी। ऐसा नहीं कि सिली मिस्टेक आप कह रहे हो कि मैंने नहीं देखा, कह रहे मैं देख रहा था पर मुझे दिखा नहीं है, एक छोटी सी मिस्टेक जो चेक पकड़ते ही दिख जाएगा, ये कोई इंस्ट्रूमेंट पकड़ते ही दिख जाएगा, एक सिली मिस्टेक है और ये चेक पढ़ेगा, कोई इंसान पढ़ेगा ना उसको पता चल जाएगा। यहाँ आप कह रहे हो कि नहीं मैंने तो चेक पढ़ा था मुझे दिखा नहीं, ये होता है नेग्लिजेंस करना, जानबूझकर आप कर रहे हो ऐसा, आपको पता था। ऐसा ना हो, नेग्लिजेंस ना कराओ, आपने प्रॉपर तरीके से देखा और आपको नहीं पता चला, ठीक है ना। तो विदाउट एनी नेग्लिजेंस, ये बात है भाई। एक होल्डर इन ड्यू कोर्स, दोस्तों होल्डर तो है ही, मान के चलिए एक होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या है? होल्डर तो है ही, वो तो होल्डर है ही। साथ में वो उसने जो सामान लिया हो वो गुड फेथ में लिया हो और साथ में क्या हो? विथ कंसिडरेशन, फॉर कंसिडरेशन लिया हो, फॉर कंसिडरेशन लिया हो, ठीक है जी, फॉर कंसिडरेशन हो। मतलब तीन बातें तो सेटिस्फाई होनी चाहिए। एक होल्डर इन ड्यू कोर्स होल्डर माना जाएगा, सबसे पहले तो होल्डर होना चाहिए। होल्डर के लिए तीन बात सेटिस्फाई करनी पड़ेगी उसको, ये वाली बात, एक वाली बात और एक ये वाली बात। ये तीन बात सेटिस्फाई करेगा तब वो होल्डर बनेगा। और अगर वो होल्डर बन गया तो उसके बाद 1 2 3 और एक और 4, बिफोर मैच्योरिटी, ये चार बात और सेटिस्फाई करेगा तो हम उसको होल्डर ऑन ड्यू कोर्स कहेंगे। तो वो होल्डर क्या बन जाएगा? होल्डर ऑन ड्यू कोर्स बन जाएगा। वो होल्डर क्या बन जाएगा? होल्डर ऑन ड्यू कोर्स बन जाएगा, ठीक है जी। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, उस एग्जांपल से समझ लेंगे कि होल्डर ऑन ड्यू कोर्स क्या है। उस एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं, होल्डर ऑन ड्यू कोर्स क्या है। चलिए मुझे एक बात बताओ, ए ने एक बीआर दिया बी को, क्यों दिया? गिफ्ट के तौर पे दिया, बर्थडे था इसका भाई का, और बर्थडे गिफ्ट के तौर पे ए ने बीआर दिया, कितने का? 5,000 रुपए का बीआर दिया ए ने बी को कि भाई ये ले 5,000 रुपए, मेरी तरफ से कुछ ले लियो अपने लिए गिफ्ट, ठीक है। अब मुझे बताओ, मुझे एक बात बताओ, क्या बी होल्डर है या होल्डर इन ड्यू कोर्स है? क्या बी होल्डर है या होल्डर इन ड्यू कोर्स? बताइए बी कौन है? बी होल्डर है या होल्डर इन ड्यू कोर्स है? बी कौन है बताइए सर, आप बताइए, क्या बी होल्डर है? होल्डर। कंडीशन चेक कर लो, कंडीशन चेक कर लो। पहली कंडीशन, क्या बी के पास उस गुड्स का पोजीशन है? यस, बी के पास उस गुड्स का पोजीशन है। क्या बी के पास उस गुड्स का पूरा अधिकार है? उस चेक के पास पूरा अधिकार है कि बस को बस चेक है? हाँ सर, एंटाइटल है उस पोजीशन का, ठीक है जी। तीसरा, क्या उसका नाम लिखा है उसमें? ऑन नेम लिखा? यस, उसके नाम पर वो चेक था और मनी क्लेम कर सकता है। हाँ भाई मुझे गिफ्ट मिला है तो मुझे पैसे दे दो। साथ में क्या गुड फेथ में लिया है? हाँ सर गुड फेथ में लिया है। तो यहां तो बन गया दोस्तों होल्डर, यहां तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, होल्डर बन गया। अब मैं चेक कर रहा हूं आगे कि यार होल्डर इन ड्यू कोर्स तो नहीं है। अगर वो होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं है तो होल्डर हटाओ, फिर होल्डर इन ड्यू कोर्स माना जाएगा। तो होल्डर इन ड्यू कोर्स देखते हैं, क्या वो गुड फेथ में लिया है उसने? क्या उसको चोरी तो नहीं करी? ऐसा कोई चेक फ्री का तो मिला? कहीं पाया तो नहीं था? कहीं लॉस्ट, कहीं गिरा हुआ पड़ा तो नहीं था? ना सर, उसको दिया गया, गुड फेथ में लिया उसने, बिल्कुल सही बात। इसके बाद क्या मुझे बताओ, क्या उसने नेग्लिजेंस करा? कोई ऐसी चीज कहीं वो भूल गया? नहीं सर, विदाउट एनी नेग्लिजेंस था, कोई सब कुछ उसने ध्यान से देखा, उसका नाम लिखा था, प्रॉपर डिटेल वगैरह सब है, विदाउट एनी नेग्लिजेंस था। ओहो हो, सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है क्या? अच्छा, नेग्लिजेंस नहीं था। अच्छा, फिर इसके बाद क्या वो बिफोर मैच्योरिटी था? क्या वो चेक मैच्योर हो चुका था? क्या वो चेक में 3 महीने, आज की डेट डाली और 3 महीने बाद में वो चेक मिला है?
क्योंकि आपको पता है चेक में आज की डेट डालेगी तो 3 महीने तक वैलिड है। उसके बाद देखा अगर चेक में डेट देखी, हाँ वो तो अभी तो 3 महीने बहुत दूर है, बिफोर मैच्योरिटी से पहले मुझे चेक मिल गया है, मैच्योरिटी तो अभी बहुत दूर है, बिफोर मैच्योरिटी तक। क्या बी ने, यहां तक सारी कंडीशन सेटिस्फाई है, क्या बी ने ये चेक जो मिला इसके लिए बी ने कुछ दिया इसको? क्या कंसीडरेशन है? क्या कंसीडरेशन है? सर कंसीडरेशन नहीं है। और मैंने क्या कहा था, एक होल्डर ऑन ड्यू कोर्स तभी मानेंगे जब चारों कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो इसमें होल्डर है, होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं है, क्योंकि बी कोई कंसीडरेशन नहीं ले रहा, बी को तो गिफ्ट मिला है और गिफ्ट में कंसीडरेशन थोड़ा देते हैं। तो हम कहेंगे इधर बी क्या है, होल्डर है, होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं है। होल्डर इन ड्यू कोर्स होने के लिए पहले होल्डर होना जरूरी है, ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो, उसके बाद साथ में ये भी हो, गुड फेथ में लिया हो, विदाउट एनी नेग्लिजेंस, कोई लापरवाही नहीं करी थी, कंसीडरेशन हो कि भाई मैंने भी उसके लिए कुछ करा था तब जाकर मुझे वो बीआर मिला, और बिफोर मैच्योरिटी हो, कहीं वो मैच्योरिटी तो नहीं हो गया, कहीं वो खराब बीआर एक्सपायर तो नहीं हो गया, तो हम कहेंगे वो क्या है। तो सारी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। आइए और एग्जांपल, जैसे कि मैंने यहां पर आपको बताया क्या ये होल्डर है, होल्डर इन ड्यू कोर्स है, तो आप कंडीशन देख के पता लगाएंगे होल्डर है या होल्डर इन ड्यू कोर्स। मैं एग्जांपल और ले रहा हूं, अब इस एग्जांपल से आपको एक्चुअल में समझ में आएगा कि हु इज द होल्डर इन ड्यू कोर्स, कौन है सर वो होल्डर इन ड्यू कोर्स। ठीक है जी, मान लो आप एक कंपनी के ओनर हो, आप एक कंपनी के ओनर हो और मिस्टर ए आपकी कंपनी के एम्प्लॉय है, मिस्टर ए आपकी कंपनी के एम्प्लॉय है, ध्यान सुनिएगा, मिस्टर ए। अब आप कंपनी के सारे खर्चे वगैरह का सारा काम आप देखते थे, तो आपको कहीं वेकेशन पे जाना था, छुट्टियों पे जाना था, आपने क्या करा भैया, इस महीने का खर्चा आपको देना पड़ता था, तो आपने क्या करा, एक चेक फाड़ कर दे दिया और उस पर अपने साइन कर दिया, चेक दे दिया, भरोसा था अपने एम्प्लॉय पे, भरोसा था, चेक दिया और उस पर साइन कर दिया और चेक ब्लैंक था, क्योंकि एक्चुअल में पता नहीं था कि महीने में कितना खर्चा होगा, ये महीने के लिए कहीं जा रहा था, आप कहीं महीने के लिए वेकेशन पे जा रहे थे और आपने एक चेक फाड़ कर दिया, उसमें कहा कि भाई मैं साइन करके जा रहा हूं और जितना भी महीने का खर्चा होता है उसमें से पैसा निकाल कर आप खर्चे को पूरा कर देना, ऐसा आपने मिस्टर ए को बोला जो आपके एम्प्लॉय है। अब मिस्टर ए ने क्या करा, मिस्टर ए ने क्या करा, अब ये चेक का फ्रंट साइड है, मान लो ये चेक का फ्रंट साइड है, बस साइन करके गया, ये फ्रंट साइड है चेक का और ये चेक का बैक साइड है, ठीक है जी, ये बैक साइड है, ठीक है, ये चेक है, ये फ्रंट है। अब यहां लिखा होता है पे टू, ठीक है, यहां पर वर्ड लिखा होता है, यहां अमाउंट होता है और यहां साइन करने के लिए होता है, मैं बेसिक बात हूं, यहां डेट लिखी होती है, ठीक है ना। अब इसने क्या करा, मिस्टर ए ने क्या करा, मिस्टर ए का एक क्रेडिटर था, कौन, मिस्टर वाई, मिस्टर ए का एक क्रेडिटर था मिस्टर वाई, मिस्टर ए का क्या था, एक क्रेडिटर था मिस्टर वाई, ठीक है जी, कौन था से, क्रेडिटर था इसका, मतलब क्रेडिटर क्यों होगा, क्योंकि मिस्टर वाई ने इसको कुछ कभी कुछ सामान दिया होगा, कोई प्रोडक्ट दिया होगा, उसके पैसे देने थे इसको, मतलब मिस्टर ए ने पैसे देने थे वाई को, 20,000 रुपए देने थे, मिस्टर ए ने वाई को पैसे देने थे, क्योंकि वाई ने इसको क्या दिया था, वाई ने इसको क्या दिया था, एक प्रोडक्ट दिया था, एक प्रोडक्ट दिया था, वो उधार पे लिया था, उसके पैसे देने थे, ठीक है जी, इतनी बात समझ में आ गई। अब इसने क्या करा, इसने दिमाग लगाया, मिस्टर ए ने दिमाग लगाया, इसने कहा पे टू मिस्टर ए, इसने अपने आप को पे करा, यहां पर डेट डाल दी, मान लो 1 जनवरी जो भी है, और 20,000 रुपए लिख दिया और साइन तो उसने करे हुए थे, साइन तो आपने करे, तो आप तो ऑनर, आप यहां पर साइन करके गए थे, इसने अपने नाम पर चेक इशू करा और नाम पर अपने नाम पे चेक बनाया, तो ये तो हो गया डिलीवरी। अब इसने क्या करा, यहां बैक साइड में लिख दिया पे टू मिस्टर वाई, उसका अकाउंट नंबर डाल दिया और अपने साइन कर दिया, यहां पर किसने, मिस्टर ए ने साइन कर दिया, मिस्टर ए से करके साइन कर, इसे दिमाग लगाया, इसने कहा पहले अपने नाम पे इशू करता हूं, ये चेक अपने नाम पे इशू करता हूं और नाम पे इशू करने का पैसे नहीं निकालता, सीधा क्या करता हूं, एंडोर्समेंट कर देता हूं ना, ये ट्रांसफर बाय एंडोर्समेंट नहीं हो गया, ट्रांसफर बाय एंडोर्समेंट हो गया,
क्योंकि बैक साइड में आप अगर आप नाम लिखकर ट्रांसफर करते हो उसको एंडोर्समेंट कहते हैं, एंड विथ डिलीवरी भी करोगे। अब ये चेक जाकर कहां करोगे आप, डिलीवर कर दोगे। ये चेक आपने मिस्टर वाई को दे दिया, डिलीवर कर दिया। ये चेक आपने मिस्टर वाई को दे दिया। मिस्टर वाई ने जब ये चेक लिया तो देखा कि वहां तो मिस्टर ए का नाम है, उस चेक में तो फ्रंट पे मिस्टर ए का नाम है, इसका मतलब मिस्टर ए के नाम पर ये चेक था। फिर मिस्टर ए ने ये चेक मुझे एंडोर्स करा। तो मिस्टर वाई ने, मुझे बताओ, मिस्टर वाई ने जो ये चेक लिया, क्या ये गुड फेथ पे लिया? यस, ये गुड फेथ पे लिया है। उसको क्या पता था कि, मुझे बताओ क्या, पहले सबसे पहले चेक बताओ, क्या मिस्टर ए इस चेक के होल्डर है या नहीं है, पहले ये बताइए। होल्डर की कंडीशन क्या थी? उस चेक का पोजीशन उसके पास होना चाहिए। यस, पोजीशन था, उस चेक का पोजीशन था, बिल्कुल सही। क्या उसके पास एंटाइटल था? वो उस चेक के बाद लीगल अधिकार था उसके पास? एंटाइटल नहीं था सर, वो चेक के लिए वो एंटाइटल कहां है? क्या उसके पास लीगल अधिकार है? कल को मिस्टर आप आके बोलते हो कि ये चेक आपके नाम पे इशू हुआ, ये चेक आपने अपने नाम पे कैसे इशू कर लिया? ये चेक का पैसा तो कंपनी का है, आपका थोड़ी ना है ये चेक। क्या वो ये कह सकता है नहीं ये चेक मेरा है? क्या वो लड़ सकता है उसके लिए, लीगल केस कर सकता है कि हाँ ये चेक कैसे मांग रहा है, मेरा केस है? एंटाइटल थोड़ी ना उस चेक के लिए, वो पोजीशन था उस चेक का, उसके बाद चेक उसके पास था, पर चेक का मालिक नहीं था भाई वो, ठीक है ना? चेक का मालिक नहीं था, वो मनी क्लेम नहीं कर सकता था कि हाँ मुझे मनी के पैसे दो क्योंकि मैं इसको देना चाह रहा हूं, ऐसा थोड़ी ना था, एंटाइटल नहीं था। तो ये होल्डर है ही नहीं, ये होल्डर नहीं है, ठीक है सर। अब क्योंकि ये होल्डर नहीं है तो इसके पास जो चेक पड़ा है ये डिफेक्टिव चेक है, ये डिफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट है। अब इसने क्या करा, ये डिफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर कर दिया मिस्टर वाई को। मिस्टर वाई को ये ट्रांसफर करा तो मिस्टर वाई का नाम लिखा, यस, मिस्टर वाई का पोजीशन आया। मिस्टर वाई के पास अधिकार है क्योंकि मिस्टर वाई ने भाई इसके बदले में कुछ दिया था, मतलब मिस्टर वाई ने कंसीडरेशन पे लिया है ये चेक। भाई प्रोडक्ट दिया होगा कोई, यहां लिखा है ना प्रोडक्ट सेल किया था, उसका पैसे के बदले चेक दिया जा रहा है। इसने दूसरे का चेक पकड़ा दिया, अपने नाम पे पहले करा फिर मेरे को ट्रांसफर कर दिया। कंसीडरेशन भी था भाई, बिफोर मैच्योर भी था, वो चेक मैच्योर नहीं हुआ, बिफोर मैच्योरिटी था, ठीक है, वही ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। इसके बाद विदाउट एनी नेग्लिजेंस, इसने बिल्कुल कोई लापरवाही नहीं करी, चेक पूरा देखा प्रॉपरली, इसके नाम पे था, सब कुछ था और अमाउंट भी सही था, मेरे नाम पे था, विदाउट नेग्लिजेंस था, विदाउट नेग्लिजेंस था सर। इसके बाद पोजीशन तो आया इसके पास ही। अब ये तो सर सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, पोजीशन है, इसके पास एंटाइटल है कि भाई वो कर सकता है और मनी क्लेम कर सकता है सर, अब उसके नाम पर है, सब कुछ है, मतलब ये बंदा तो बन गया होल्डर इन ड्यू कोर्स, होल्डर इन ड्यू कोर्स। तो बात सारी ये है कि जब कोई पर्सन होल्डर इन ड्यू कोर्स बन जाता है, भले ही इससे पहले जिस पर्सन ने उसको चेक दिया उसका टाइटल डिफेक्टिव था, उसकी ऑनरशिप डिफेक्टिव थी, चेक इसका थोड़ी ना था, चेक तो दूसरी कंपनी का था, कंपनी का चेक इसको ट्रांसफर कर दिया धोखेधड़ी से, इसका टाइटल डिफेक्टिव था। क्या था इसका? मिस्टर ए का टाइटल डिफेक्टिव था सर, डिफेक्टिव टाइटल था। टाइटल क्या था? डिफेक्टिव था भैया, इसका चेक तो था ही नहीं, वो चेक तो कंपनी का था, कंपनी का चेक अपने नाम से बनाकर ट्रांसफर कर रहा था, ये तो इसका टाइटल डिफेक्टिव था। अगर इसका टाइटल डिफेक्टिव था, उसने डिफेक्टिव टाइटल वाले पर्सन ने इसको ट्रांसफर कर दिया ये चेक एंडोर्समेंट की तरफ से। कैसे ट्रांसफर करा? ट्रांसफर बाय एंडोर्समेंट करा। और क्या करा, इस बंदे ने चेक खरीदा, सारी कंडीशन सर्टिफाई होती, गुड फेथ में खरीदा, कंसिडरेशन के लिए दिया, इसके पहले कुछ दिया था इसने तब जाकर लिया है, बिफोर मैच्योरिटी लिया है, विदाउट एनी नेग्लिजेंस करा, और बाद में पता चला कि भैया ये वाला जो मिस्टर वाई के पास चेक था वो तो डिफेक्टिव टाइटल वाले पर्सन ने दिया है, तो अब इसका टाइटल डिफेक्टिव नहीं होगा। ये होती है पावर होल्डर इन ड्यू कोर्स की। अगर आप होल्डर इन ड्यू कोर्स बन जाते हो, भले आपके ऐसे पर्सन ने आपको चेक दिया कि उसका टाइटल डिफेक्ट, उसका चेक था ही नहीं, किसी और का चेक आपको चेप दिया उसने, पर आपका जो टाइटल है वो होल्डर इन ड्यू कोर्स है, तो आपके पास जो चेक है वो वैलिड चेक माना जाएगा, आपसे वो चेक कोई नहीं ले सकता। फिर ये जिसका मेन चेक था ना वो भी नहीं ले सकता आपसे चेक, छीन सकता, क्योंकि आपके पास वो चेक आते ही वो टाइटल, चेक का टाइटल क्या हो जाएगा? गुड टाइटल बन जाएगा वो। एक बार अगर होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास चेक आ जाए डिफेक्टिव वाला तो वो गुड टाइटल बन जाता है, क्योंकि भैया उसने तो गुड फेथ में लिया, उसको तो कुछ भी नहीं पता था, सब कुछ चेक करा, कुछ भी नहीं पता था, उसने बिल्कुल सही तरीके से लिया, और ऐसा भी नहीं कि गिफ्ट के तौर पे मिल रहा हो, भाई उसके लिए कंसीडरेशन दिया है, प्रोडक्ट सेल किया तब लिया है, तो मिस्टर वाई बन जाएंगे होल्डर इन ड्यू कोर्स। अब ये बंदा इससे तो पैसा क्लेम कर सकता है, इससे नहीं कर सकता। इसके बाद जो पैसा आ गया 20,000 वो आ गया, वो कंपनी का हमसे निकलेंगे और जाएंगे। अब ये इससे पैसा क्लेम करेगा, इस पे केस करेगा, इस पे नहीं कर सकता सर, इसका टाइटल गुड है। तो होल्डर इन ड्यू कोर्स का टाइटल हमेशा गुड होता है, क्योंकि वो गुड फेथ में बिफोर मैच्योरिटी कंसीडरेशन के साथ विदाउट एनी नेग्लिजेंस लेता है। ये है होल्डर इन ड्यू कोर्स और ये होता है होल्डर।
तो समझ में आया होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स में फर्क क्या होता है? यस, होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स में क्लियर हो गया आपको चीजें, ठीक है जी। अब आ जाओ, अब यहां देखो भाई, होल्डर इन ड्यू कोर्स ऑब्टेन द गुड टाइटल टू द इंस्ट्रूमेंट नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन एनी डिफेक्ट इन अ प्रीवियस होल्डर। चाहे प्रीवियस होल्डर जो हो उसका टाइटल डिफेक्टिव हो, उससे फर्क पड़ेगा ही नहीं अगर टाइटल एक बार वो ट्रांसफर हो गया इंस्ट्रूमेंट किसी पे, होल्डर इन ड्यू कोर्स पे। जैसे ही कोई इंस्ट्रूमेंट होल्डर इन ड्यू कोर्स पे आए तो फिर भूल जाओ सब कुछ चीजें। होल्डर इन ड्यू कोर्स के बाद अगर वो इंस्ट्रूमेंट आ गया तो वो गुड टाइटल का इंस्ट्रूमेंट माना जाएगा, भले ही इससे पहले वाले होल्डर का डिफेक्टिव टाइटल हो। भले इससे पहले वाले पास जो इंस्ट्रूमेंट था वो उसके बाद टाइटल जो ऑनरशिप थी वो डिफेक्टिव थी। टाइटल का मतलब क्या होता है? ऑनरशिप। एक बार मान लो मेरे को कहीं चेक पड़ा हुआ मिला और मैंने वो चेक आपको दे दिया, आपने गुड फेथ में रख लिया, आप होल्डर इन ड्यू कोर्स, तो आपका वो चेक टाइटल डिफेक्टिव टाइटल नहीं माना जाएगा। भले ही मेरा वो ऑनरशिप, वो चेक मेरा था ही नहीं, ऑनरशिप डिफेक्टिव थी, पर आपको जब मैं दे दूंगा और आप होल्डर इन ड्यू कोर्स बन जाओगे तो फिर वो ऑनरशिप ट्रांसफर, ऑनरशिप जो है वो डिफेक्टिव नहीं मानी जाएगी, वो गुड ऑनरशिप मानी जाएगी, गुड टाइटल माना जाएगा। ये होती है होल्डर इन ड्यू कोर्स की पावर। Holder in due course is one who receive the instrument for consideration before maturity without any notice as a defective in a title of transfer। मतलब without any negligence की बात कर रहा है। कंसिडरेशन में हो, बिफोर मैच्योरिटी हो, विदाउट एनी नेग्लिजेंस हो और गुड फेथ में लिया हो, ये जब कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो होल्डर इन ड्यू कोर्स का टाइटल, भले ही इससे पहले सभी टाइटल डिफेक्टिव थे, सभी ऑनरशिप डिफेक्टिव थी, पर एक बार अगर होल्डर इन ड्यू कोर्स पर वो आ गया तो फिर उससे वो पैसा आप कोई नहीं ले सकता, उससे वो चेक नहीं। मेरा चेक खो गया था कहीं, आपको मिला, आपने किसी और को दे दिया, जिसको दिया वो होल्डर इन ड्यू कोर्स है, अब मैं अपना पैसा उस होल्डर इन ड्यू कोर्स से नहीं ले सकता। आप पे केस करके तो पैसा क्लेम करूंगा पर उससे नहीं कर सकता, उसका टाइटल गुड है भैया। ये है पूरी कहानी होल्डर इन ड्यू कोर्स की। बिल्कुल, होल्डर इन ड्यू कोर्स पैसा निकाल भी सकता है, अपने पास रख भी सकता है और कोई पर्सन उससे पैसा ले नहीं सकता, लीगली भी नहीं ले सकता भैया। उसने तो सही तरीके से लिया है ना, उसने तो कोई डिफेक्ट नहीं करा था ना किसी से। भाई जिस पर्सन ने उसको दिया वो डिफेक्टिव था, अब उस पर केस करो, उस पर मत करना, क्योंकि उसने तो बदले में दिया भी है। ऐसा तो नहीं उसको चेक फ्री में मिला, ऐसा तो है ही नहीं चेक फ्री में मिला। भाई उसने उसको दिया होगा, कुछ उसका क्रेडिटर रहा होगा तभी वो चेक दे रहा है उसको, समझिए। भाई मैं अगर डिफेक्टिव टाइटल है मेरे पास ऑनरशिप डिफेक्टिव है और मैं किसी को चेक दे रहा हूँ 20,000 का, तो मैं क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि मुझे देने होंगे उसको, उसने भी मुझे कुछ दिया होगा बदले में, तो भैया मैं उसको जो चेक दूंगा वो होल्डर इन ड्यू कोर्स है। अब वो आप मेरे पे केस कर सकते हो, उस पर नहीं कर सकते। सर समझ में आ गया? क्लियर है? Holder to sue in his own name. The holder in due course of a negotiable instrument can sue on the instrument in his own name. वो अपने नाम से केस कर सकता है, जो होल्डर इन ड्यू कोर्स है वो अपने नाम पर केस कर सकता है। एक बार होल्डर इन ड्यू कोर्स बन जाओगे तो वो अपने नाम पर भी केस कर सकता है कि भाई मैं इसका असली ऑनर बन गया हूं और मेरे इसके बाद जो मैं दे रहा हूं वो डिफेक्टिव है, या जो भी फर्दर चीज हो सकती है। केस करने के लिए ऐसा नहीं है कि जो मेन ऑनर है जिसने एक्चुअल में चेक इशू करा था उसके नाम पर क्या हो स्यू करा जाए। स्यू अपने नाम के हिसाब से भी कर सकता है। द होल्डर इन ड्यू कोर्स ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कैन स्यू ऑन द इंस्ट्रूमेंट इन हिज ऑन नेम। अपने नाम से भी स्यू कर सकता है। मतलब अभी मेरे पास होल्डर इन ड्यू कोर्स है, मेरे पास चेक आया, बाद में पता चला ये तो डिफेक्टिव चेक है, तो मैं केस कर सकता हूं भाई मेरे से चेक ना लिया जाए, मेरा तो डिफेक्टिव टाइटल है ही नहीं, किसी और का उस पर करो ना, मेरे पे क्यों कर रहे हो? तो मैं भी केस कर सकता हूं ये कहते हुए कि ये चेक मेरे नाम पर है। प्री अजम्पशन क्या होती है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट सब्जेक्ट टू अ सर्टेन प्री अजम्पशन लिस्टेड अंडर सेक्शन 180 119 एज द कंसीडरेशन डेट टाइम एक्सेप्टेंस ट्रांसफर एंडोर्समेंट एटसेट्रा। प्री अजम्पशन का मतलब ये हुआ कि सेक्शन 118 में और सेक्शन 119 में, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, सेक्शन 118 में और सेक्शन 119 में कुछ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर प्री अजम्पशन होती है। ये लिस्ट दे रखी है सेक्शन 118 में 119 में, आपकी स्टडी मैट में मिल जाएगी आपको। एक बार रीड करना चाहो कर सकते हैं, बाकी कोई फर्क नहीं है, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं, ना तो पेपर में कभी आया ना आएगा, फिर भी एक बार रीड कर लीजिएगा। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट सब्जेक्ट टू सर्टेन प्री अजम्पशन, कुछ प्री अजम्पशन लीजिए जो कि लिस्ट दे रखी है अंडर सेक्शन 180 ना 190 एज द कंसेशन डेट और टाइम। डेट क्या होनी चाहिए, टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस क्या होना चाहिए, ट्रांसफर क्या होना चाहिए, एंडोर्समेंट कैसा होना चाहिए, और कुछ बातें कह रहा है। अभी मैं आपको एक लिस्ट दूंगा कि कौन कौन सी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आपके पास, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है और कौन कौन से नहीं है, ठीक है ना। जैसे कि ये भी है, ये बाद में बताऊंगा, सारी लिस्ट में कवर करा दूंगा और इसके सबका मतलब भी बता दूंगा। मेरे पे एक लिस्ट है, मैं आपको लिस्ट दे दूंगा कि अगर एमसीक्यू में पूछे क्या इनमें से बताओ कौन सा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो सबकी लिस्ट लिखवा दूंगा आपको मैं कि ये सारे अगर आएगा तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है और ये सारे आएंगे तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ठीक है ना। इनकी लिस्ट लिखवा दूंगा। और कुछ प्री अजम्पशन होती है सर, पहले से प्री अज्यूम होता है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर ये विशेषताएं है, जैसे कि डेट होना जरूरी है, होगा ही होगा डेट, ट्रांसफर कब करना है, ड्यू डेट कब होगी, डिमांड है ऑन डिमांड या आपके पास कैसा है ऑन डिमांड है या फिर ऑन टाइम है,
तो सब कुछ लिखा होता है, ये होती है प्री एजम्पशन, पहले ये होता है। अब दो टाइप के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं टाइप में, नेगोशिएबल स्टैच्यू दो टाइप के थे ना, इसमें आधा लिखा हुआ है मेरे हिसाब से, दो टाइप के हैं। इस नोट्स में थोड़ी गड़बड़ी है, मैं अभी ठीक करके इसको पढ़ा दूंगा आपको, ठीक है ना। इन नोट्स में थोड़ी दिक्कत है, ठीक करके मैं इसको पढ़ा दूंगा। क्लासिफिकेशन में आपको पढ़ा ही रहा था, शुरुआत में मैंने आपको यही स्टार्ट करा था, बियरर, इनलैंड, फॉरेन वाला करा दिया था, डिमांड एंड टाइम वाला करा दिया है, क्लीन एंड डॉक्यूमेंट्री बिल। अब ये सारे के सारे मैं आपके नेक्स्ट क्लास में, अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको क्या कराऊंगा, सबसे पहले नेक्स्ट क्लास में देख लो। नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले तो हम ये सीखेंगे कि जो हमारे टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो क्या है, कितने टाइप के हैं, दो टाइप के हैं, एक नेगोशिएबल बाय स्टैच्यू और नेगोशिएबल बाय कस्टम और यूसेज, वो है दो टाइप के हैं। इसके बाद फिर क्लासिफिकेशन को हम खत्म करेंगे पूरा पूरा, जिसमें हमारे कितने बच जाएंगे, यहां से बचेगा एक, फिर बच जाएगा 2, 3, 4 और 5, टोटल 5 क्लासिफिकेशन है और 2 आपके पास टाइप्स है। इसके बाद पार्टी देख लेंगे, पार्टी में ड्रॉअर, एक्सेप्टर, पे, ये सब ये आपको देखने की जरूरत नहीं है। ड्रॉअर कौन होता है, एक्सेप्टर कौन होता है, पे होता है। जब मैं आपको बिल ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन समझाऊंगा, प्रोमिसरी नोट की समझाऊंगा, तो वहीं पर सारी पार्टी कवर हो जाएगी। तो ये आप ना भी पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली आगे जाके कवर कर ही लेना है हमने। ड्रॉअर कौन होता है भैया, वो जो बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट ड्रॉ करता है, ये सब चीजें। ड्रॉ ही कौन होता है, पढ़ा है आपको, अकाउंटिंग में पढ़ा भी आपने। पे ही कौन सा, बस मैंने आपको ये बताया, देखो होल्डर सेक्शन 8 में लिखा हुआ है और होल्डर इन ड्यू कोर्स सेक्शन 9 में लिखा हुआ है, सारी बातें वही है। अब ये क्या होता है, एक पेमेंट ऑफ ऑनर होता है, एक एक्सेप्टेंस ऑफ ऑनर होता है, एक ड्रॉ इन केस ऑफ नीड होता है। ये भी मैं आपको, अभी मैंने इस वाले केस के अंदर आपको दो बातें पढ़ाई है, एक मैंने आपको होल्डर पढ़ाया, एक होल्डर इन ड्यू कोर्स। आपको पता है ये जो ड्रॉर, ड्रॉई, एक्सेप्टर, पे है, ये हम कौन से वाले में पढ़ लेंगे, बिल ऑफ एक्सचेंज के कॉन्सेप्ट पे सीख लेंगे, तो इसकी तो छोड़ दूं, और ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कवर करा लूंगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम यहां तक कवर कर लेंगे अपना एक्सेप्टर ऑफ ऑनर, ड्रॉ इन केस नीड और पेमेंट ऑफ ऑनर, यहां तक मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कवर करा दूंगा यहां तक। और लगे हाथ अगर ये हो तो ये भी करा दूंगा, छोटे छोटे पॉइंट है यहां तक। इसके बाद ये कॉन्सेप्ट चैप्टर बदल लपट जाएगा, मतलब बेसिक पार्ट खत्म हो जाएगा हमारा नेगोशिएबल का। तो नेक्स्ट क्लास हम यहां तक कवर कर लेंगे, कोशिश रहेगी कि यहां तक कवर कर ले, क्योंकि अभी कॉन्सेप्ट भी बढ़िया, मैं पूरा नहीं कहूंगा, यहां तक कवर हो ही जाएगा, मेरी कोशिश रहेगी यहां तक मैं आपको कवर करा दूं, ठीक है। उसके बाद जो हमारी उसके अगली क्लास होगी उसमें पढ़ेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट और चेक, यही इसमें है 3 टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज की क्लास को फिर दोबारा यही समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, नाइस डे।